तो ये बात है मॉडर्न दुनिया के मामूली से 18 साल के लड़के की, जो अकेला होने के बावजूद इस दुनिया की हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। एक दिन अचानक वो खुद को प्राचीन काल की जादुई दुनिया में पाता है, जहाँ राजा बिना कुछ सोचे समझे उसे राजगद्दी देकर अपनी बेटी से उसकी शादी करा देता है। शुरुआत में एक लड़का अपने हाल ही में गुजरे दादाजी की आत्मा की शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने आता है। उसका नाम सोमा कजुया है, जो पहले ही अपने माता पिता को खोकर इस दुनिया का सामना कर चुका है। लेकिन जब उसने अपने दादाजी को खोया तो कजुया अंदर से टूट सा गया। वो उसे हमेशा एक परिवार के इम्पोर्टेंस के बराबर समझते थे। उन्हें पता था कि एक दिन उन्हें भी कजुया की दादी के पास जाना पड़ेगा, उनका पोता कजुया अकेला रह जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि कजुया अपने परिवार बसा ले और अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की खुशहाली में लगा दे। यही उसके दादाजी की आखिरी इच्छा थी। कजुया अब बिल्कुल अकेला है और आर्मी की नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। तभी कहानी हमें करीब 600 साल पहले के समय में ले जाती है, जहां एक राजा और उसका सलाहकार कुछ परेशान दिख रहे थे। तब उसके सलाहकार ने कहा कि उनके पास एक हीरो का आह्वान करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जब राजमहल में हीरो के आह्वान की सारी तैयारियां संपन्न हुई तो एक असीम एनर्जी ने उनके राज्य से होती हुई दूसरी दुनिया में जा पहुंची। जब कजुया लाइब्रेरी में था तो उसे महसूस हुआ कि कोई शक्तिशाली चीज उसे अपनी ओर तेजी से खींच रही है, और चक्कर खाता हुआ वो दूसरी दुनिया में आ गिरा। मतलब जिस हीरो के बारे में बातें हो रही थी वो कजुया ही है। जब कजुया को दरबार में पेश किया गया तो उसने देखा कि सभी लोग उसे शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। उसे देखकर राजा खुशी से खड़ा हुआ और उसने कजुया को आह्वान स्वीकार करने के लिए शुक्रिया कहा। पर कजुया को तो यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। आखिर कोई उसे समझाए तो कजुया का दिमाग में कुछ बैठे। राजा उसे समझाने की कोशिश करता है और लड़खड़ाती जुबान के साथ कहता है कि उनकी दुनिया 4 हिस्सों में बटी है, जहां इंसान, एल्व्स, ड्वार्फ्स और ड्रैगनवेट्स अपनी जगह खुशी से रहते हैं। तकरीबन 10 साल पहले महाद्वीप के उत्तर में एक विशालकाय होल बना, जिससे मॉन्स्टर्स का एक बड़ा समूह निकला। उस जगह को डीमन वर्ल्ड नाम दिया गया और उनकी सेना ने महाद्वीप के बड़े हिस्से का कब्जा कर लिया। कई देशों ने साथ मिलकर अपनी एक नई सेना तैयार की ताकि वो डीमन वर्ल्ड को फैलने से रोक सकें, लेकिन उन सभी के हाथ सिर्फ असफलता ही लगी। अपनी सेना को कम होता देख के सभी भाग खड़े हुए। इस बार डीमन वर्ल्ड ने बड़े देश पर कब्जा ले लिया, जिसका नाम बदलकर डीमन लॉर्ड डोमेन कर दिया गया, और बाकी का महाद्वीप 3 हिस्सों में बांटा है, जो है यूनियन ईस्टर्न नेशन, एल्फ्रिडन किंगडम और ग्रैंड केओस एम्पायर। लेकिन सवाल ये है कि क्या हीरो को उन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा? इसका जवाब देने के लिए सलाहकार सामने आता है और बताता है कि उनकी सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त उनके गिरते हुए फाइनेंसेस हैं, जिसे संभालने के लिए हीरो का आह्वान किया गया था। उसने बताया कि डीमन लॉर्ड के किंगडम का हिस्सा ग्रैंड केओस एम्पायर में मौजूद है, जो उसके साथ लंबी सीमा सर्ज करता है। एल्फ्रिडीन राज्य पर भी उनके कई सारे उपकार हैं और इसलिए ग्रैंड केओस को उन राज्यों से पैसा लेना पड़ता है। जब डीमन लॉर्ड डोमेन की सीमा के बाहर आता है, अब मॉन्स्टर से लड़ना तो कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए उन्हें फाइनेंशियली इसमें हिस्सेदारी देनी ही पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एल्फ्रिडीन राज्य के पास अब खाने के लिए भरपूर मात्रा में भोजन नहीं है, और इस वक्त वो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जो पैसों से उनकी मदद कर पाए। हालांकि उन्हें होरो पर पूरा भरोसा तो नहीं है, लेकिन अब वही उनकी आखिरी उम्मीद है। उन्होंने कजुया को बताया कि एक हीरो वो होता है जो मुश्किल समय में एक नई क्रांति लाता है। कजुया को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि कहीं आप लोग मुझे आगे रखकर बलि तो नहीं बना रहे हो? लेकिन राजा ने कहा कि ऐसा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उसकी बातों में सच्चाई ढूंढने से भी नहीं दिख रही थी। कजुया ने आके कुछ बोलने से पहले कुछ देर लेकर सोचा कि उसका सपना वैसे भी देश के लिए कुछ करने का था, लेकिन इस सिचुएशन को कभी उसने इमेजिन ही नहीं किया। कजुया को पता था कि यहाँ रहकर वो कुछ करे या ना करे, उसका बुरा वक्त तो शुरू ही हो चुका था, और अब तो यहाँ से भागना भी नामुमकिन था, क्योंकि पकड़े जाने पर राज्य के लोग उससे इतने प्यार से तो कतई बात नहीं करते। तो उसने दिमाग पर जोर डालकर उनसे एक सवाल किया। उसने पूछा कि क्या वो एक बार की मदद के बाद शांत बैठ जाएंगे? तो सलाहकार ने बताया जब तक मॉन्स्टर्स का हमला जारी रहेगा तो उन्हें लगातार मदद भेजनी रहनी पड़ेगी। फिर उसने पूछा कि क्या तुम जिस किसी को चाहो उसका आह्वान करके अपना हीरो चुन सकते हो? तो उन्होंने बताया कि पिछली बार उन्होंने एक हीरो को 500 साल पहले बुलाया था। कोशिश तो वो हर बार करते हैं, लेकिन हीरो को बुलाने के लिए उन्हें कई पापड़ बेलने भी पड़ते हैं। शायद इसलिए सभी को कजुया पर पूरा भरोसा है और वो उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। कजुया समझ चुका है कि उसे जाने देना उनके राज्य के लिए बेवकूफी साबित हो चुकी है। बस इतना सुनते ही कजुया घोषणा करता है कि हमें सबसे पहले तो उन्हें देश के खर्चों की लिस्ट तैयार करनी होगी। मुनाफे को बढ़ाकर खुद को इतना मजबूत करना होगा कि कोई भी दूसरे देश उनसे जबरदस्ती करना वसूल सके।
राजा के टोकने पर कजुया कहता है कि आपको तो याद ही होगा कि एक हीरो नई क्रांति लाता है। कजुया वो करके दिखाएगा जो उनके बड़े से बड़े मंत्री सोच भी नहीं सकते। कजुया ने कह तो दिया, लेकिन इतने बड़े देश के हर एक खर्चे को परखना काफी मुश्किल होगा। कजुया ने कहा कि उसे हर ट्रांसपोर्ट, जमीन, बिक्री, लागत और जहां भी देश का पैसा जाता है सभी की रिपोर्ट चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी रानी साहिबा ने मार्क्स को दी। उसने कजुया को हर चीज एक्सप्लेन करने के लिए 3 दिन और 3 रातों का वक्त दिया। चौथे दिन राजा एल्बर्ट एल्फ्रेडिन ने घोषणा कर दी कि वो अपना पूरा राज्य दरबार समेत कजुया के हवाले कर देंगे, जिसे सुनते ही कजुया की नींद उड़ गई। लेकिन जब राजा ने अपनी बेटी लीसिया के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया तो कजुया और बाकी सब लोगों के होश उड़ गए। उड़ते उड़ते ये खबर बाकी के 3 देशों में भी फैल गई। रेड ड्रैगन सिटी का राजा तो एल्बर्ट को बुज़दिल समझने लगा। लगोन शहर की राजकुमारी ने कहा कि ऐसा फैसला लेने के लिए जिगर की जरूरत होती है। रेंडल के राजा को लगा कि जब लीजिया तक ये खबर पहुंचेगी तो वो क्या सोचेगी और अपने पिता से सवाल करेगी। और उसका मानना बिल्कुल सही था, क्योंकि लीसिया अपने माता पिता से कुछ जवाब जानने के लिए बेसब्री हुए जा रही थी। जब उसने उनके कमरे के दरवाजा खोला तो राजा और रानी अपने पर्सनल स्पेस को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लीसिया को देखकर शायद वो उनके सवालों का अंदाजा लगा चुके थे। उसके पूछने पर एल्बर्ट ने बताया कि उसकी निजी फैसला है और उसने ये फैसला पूरे साम्राज्य की भलाई के लिए किया है। पर फिर भी अचानक फैसला लेना लीसिया को रास नहीं आया। एल्बर्ट ने पहली ही नजर में देखकर पहचान लिया था कि कजुया एक लीडर बनने के काबिल है और वो एल्फ्रेडिन को उससे भी बेहतर संभाल सकता है। एक सच्चा राजा सत्ता के लालच में कभी भी अपनी प्रजा का बुरा नहीं करेगा। फिर लीसिया ने कहा कि उस एंगेजमेंट का क्या जो अपने मुझसे बिना पूछे फिक्स कर दी। आखिर ये किस तरह का फैसला हुआ? लेकिन एल्बर्ट का कहना था कि अब वो सारी घोषणा कर चुका है, इसलिए बेहतर यही हुआ कि लीसिया और कजुया आपस में बैठकर बात कर लें और एक दूसरे को समझें, क्योंकि अगर फैसला तो हो चुका है, बेशक लीसिया की मर्जी हो या ना, लेकिन अब उस पर कजुया का अधिकार है। लीसिया की मॉम भी चाहती है कि एक बार वो कजुया से मिल ले, और निराश होकर लीसिया को लौटना ही पड़ा। वो सोच रही थी कि जिससे वो ठीक से जानती भी नहीं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकती है। जब उसने कजुया के रूम में कदम रखा तो कजुया ने उससे कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसने पूछा कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो, और लीसिया के हाँ कहने पर वो गणित के सवाल उससे करने लगा। लीसिया समझ नहीं पा रही थी कि ये चल क्या रहा है। तभी कजुया कहता है कि तुम जो भी हो मेरे साथ काम में हाथ बंटवाने के लिए बैठ जाओ। लीसिया ने कहा कि क्या तुम मुझे जानते भी हो? मैं इस राज्य की एकलौती राजकुमारी लीसिया एल्फ्रेडीन हूँ। शायद कजुया उसकी मिलिट्री यूनिफॉर्म देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। उसने ये ड्रेस इसलिए पहनी थी क्योंकि वो ल्यूक कार्मनी आर्मी के लिए पेट्रोल का काम कर रही थी, और जिसे छोड़कर उसे अचानक आना पड़ा, जिसका कारण और कोई नहीं बल्कि कजुया है। हाँ, लेकिन अब जब वो प्रिंसेस ही नहीं है तो उसे कौन कमांडर के रूप में स्वीकार करेगा? लीसिया को लगता है कि उसके सारे हक कजुया ने छीन लिए हैं। माना कि उसका आवाहन एक हीरो के रूप में किया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रातों रात अपनी सारी विरासत उसके नाम कर दी जाए। कजुया ने कहा कि इसी बात का जवाब तो मैं खुद ही जानना चाहता हूँ। कजुया ने बताया कि जब वो यहाँ आया तो वो समझ गया था कि उसे जी तोड़ मेहनत करनी होगी और कोई जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी, पर कौन जानता था कि राजा इतना बड़ा फैसला सुना देगा। कजुया ने कहा कि उसे भी राजा बनकर सत्ता चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो राज्य के सारे फंड्स को कैलकुलेट कर लेगा, तब वो पद को खुद ही त्याग देगा। और जहां तक रही एंगेजमेंट की बात, वो उसके लिए भी लीसिया को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो उसे कैंसिल भी कर सकती है। राज्य के फाइनेंसेस के अलावा जो भी बाकी जिम्मेदारियां होंगी उन्हें कजुया भी बाकी लोगों को सौंप देगा। लीसिया ने अपने गुस्से जाहिर करते हुए पूछा कि क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि कुछ सालों में राज्य को संभालकर तुम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे? लेकिन इस बात का कजुया के पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद जब लीसिया को पता लगा कि उसने राज्य के खजाने को बेच दिया है तो वो उस पर चिल्लाकर पड़ी, पर कजुया ने काफी ठंडे दिमाग से उसे समझाया कि उसने खजाने को 3 कैटेगरीज A, B, C में बांट दिया था। ए में वो है जो व्यक्ति में हिस्टोरिक और कीमती है, ग्रुप बी में वो है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, और बाकी बचा खजाना ग्रुप सी में है। और कजुया ने सिर्फ ग्रुप बी के आइटम्स को बेचा है। ग्रुप सी के बारे में वो श्योर नहीं है, क्योंकि उसमें काफी जादुई आइटम्स भी हो सकते हैं, आगे जाकर उनके काम भी आएंगे। वही लागोन राज्य की प्रिंसेस ने अपनी खबरी कैनेरिया से चुपचाप एल्फ्रेडिन राज्य जाने को कहा, ताकि वो नए राजा सौमा कजुया के बारे में और जान सके। लीसिया ने पूछा कि क्या कहीं तुमने अभी पैसों की मदद एम्पायर को तो नहीं भेजी? और कजुया के मना करने पर वो बताते कि उन पैसों से हम मिलिट्री को तैयार कर सकते हैं। आखिरकार हमारा प्लान तो एम्पायर से खुद को बचाना है,
कजुया को उसकी बात समझ आ गई, जिसमें उसे दम लगा, क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए बुजदिली अच्छी नहीं है। पर कजुया को यह भी मानना है कि लोगों की भूख और रिफ्यूजीज की समस्याओं को दांव पर लगाकर वो लोग जनता पर से अपना भरोसा खो देंगे और जनता का रोष बढ़ जाएगा। हालांकि लिशिया को लगता था कि उनके लोग अपने राज्य के खिलाफ कभी नहीं होंगे, पर भुखमरी जैसी समस्या किसी भी देशभक्त की आत्मा को कचोट सकती है। इतना सुनने के बाद लिशिया को भी कजुया पर भरोसा होने लगा है। फिर इस दुनिया में होने वाली कुछ अजीब चीजों को दिखाया जाता है, जहाँ पर सवारी के लिए बड़े मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और बिजली ना होने के बावजूद लोग जादू का इस्तेमाल से अपने घरों को चमत्कार बनाते हैं। और लेकिन जादू का इस कदर इस्तेमाल करने के बाद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दूर तक अभी कोई नाम निशान नहीं है। और ऐसे देश का राजा खुद को जादू से दूर कैसे रख सकता है? अल्फ्रेडीन के लोग चाहते थे कि कजुया भी एक बार जादू करके देखे, जिससे उन्हें पता लग सके कि क्या वो भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। अगर हाँ, तो उसके अंदर किस किस्म का जादू मौजूद है। उसे एक मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली मूर्ति के सामने ले जाया गया, जिसे छूते ही कजुया के चारों ओर रोशनी जगमगाने लगी, जिसके बाद वो कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे लगा वो भी जादू कर सकता है, लेकिन कैसे और किसके लिए उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। कुछ देर बाद जब लिशिया फिर उसके कैबिन में गई तो उसने देखा कि इस बार कई सारे लोग काम में जुटे हुए हैं और कुछ पेन खुद से ही हिसाब तैयार कर रहे हैं। कजुया ने बताया कि ये किस किस्म का जादू है जिसमें किसी चीज की एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। कजुया ने इस जादू को लिविंग पॉल्टरगिस्ट का नाम दिया है। उसकी इस खूबी के कारण वो एक बार में एक से ज्यादा चीजों में अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करके उनसे जो चाहे वो करवा सकता है। अगर उससे इस पावर के बारे में ना पता होता तो अब तक वो कागजों और फाइलों के बोझ तले दब चुका होता। लिशिया के पूछने पर उसने बताया कि इतने सारे लोगों की जरूरत उसे अनटैप्ड मनी यानी काला पैसा ढूंढने में पड़ेगी। वो पैसा जिसे कुछ लापरवाह भ्रष्ट लोगों की वजह से रिकॉर्ड में नहीं दिखाया जाता। उस पैसे को या तो फिर खा लिया जाता या फिर जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचता ही नहीं, और अगर पहुँचता भी है तो उसका कोई सबूत हमारे पास नहीं भेजा जाता। जुया सभी हिसाबों की रसीदों की जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देने वाला है। पैसा उनकी तरफ से नहीं गया है, उसका भुगतान तो वो करके ही रहेंगे। साथ ही जिन पड़ोसी राज्यों ने उनका पैसा दबा के रखा है उसे भी निकलवाएंगे और ना देने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लिशिया ने कहा कि तुमने मदद के लिए खजाना बेचकर पैसे जमा कर तो लिए हैं, तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? कजुया चाहता है कि अफ्रीदीन राज्य फिर से पहले की तरह खुशहाल हो जाए, जिसके लिए काफी सारी मैन पावर और पैसे की जरूरत पड़ सकती है। हाथ पर हाथ धरे बैठना कजुया की फुर्सत नहीं है। वही एल्बर्ट को चिंता थी कि क्या लिशिया और कजुया एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे। कई घंटे बीतते हैं और कजुया अब और काम करने की हालत में बिल्कुल नहीं दिख रहा। उसकी लाल आंखों को काले घेरों ने घेर लिया है और उसका शरीर आराम चाहता है। उसने देखा कि कैबिन में मौजूद उसका हाथ बटाने वाले सभी सो चुके हैं। कजुया उठता है, होल से लिशिया के पास जाके बैठ जाता है और हौले से उसके सर पर हाथ फेरता है। लेकिन इतने में लिशिया की नींद खुल गई और उसे लगा कि कजुया काफी देर से खड़ा उसे निहार रहा था। लेकिन कजुया ने कहा कि वो तो बस देखने आया था कि लिशिया ठीक से सोई है या नहीं। उसने कहा कि अगर तुम्हें और सोना है तो तुम सो जाओ। और ये सुनकर उसके गाल लाल पड़ गए और उसने कहा कि सोने की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। कजुया ने कहा कि वो अपनी नींद तो बाद में भी पूरी कर लेगा, पर फिलहाल वो लिशिया को कुछ दिखाना चाहता है। सुबह के सूरज के साथ दोनों एक घोड़े पर सवार होकर चल दिए। क्योंकि कजुया पहली बार घोड़े पर बैठा है, इसलिए उसे काफी परेशानी हो रही है। घबराहट के मारे उसने लिशिया को कसकर पकड़ा हुआ है। तभी लिशिया कजुया से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगी, लेकिन उसके दादाजी के जाने के बाद तो वो बिल्कुल अकेला हो चुका था। कुछ ही देर में वो दोनों एक कॉटन के खेत में आ पहुंचे, जिस सुबह की ओस में धक्का काफी सुंदर दिख रहा था। लिशिया को लगा कि कजुया उसे यही नजारा दिखाने लाया है, लेकिन उसने बताया कि राज्य की खाने की खपत पूरी ना हो पाने की वजह ये खेत ही है। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा खेत कॉटन के हैं। जाहिर है कि उसे खाया तो नहीं जाता, लेकिन उनकी मात्रा इतनी है जितने की जरूरत भी नहीं है। ये सब शुरू हुआ था डीमन लॉर्ड डोमेन के जन्म के बाद से। उत्तरी देशों ने भारी मात्रा में कॉटन उगाना शुरू किया, लेकिन जो नुकसान मॉन्स्टर्स ने किया उनकी सारी उपज बर्बाद हो गई। कजुया बताता है कि उनकी दुनिया में जब सप्लाई कम हो जाती है तो कॉटन का प्राइस बढ़ता है और तुम जितनी कॉटन उगाते हो वो सारी आराम से बिक जाती है। इसलिए किसानों ने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए खाद्य पदार्थों को उगलना शुरू कर दिया और उन लोगों को देना शुरू किया जो उन्हें कॉटन सप्लाई कर रहे थे। वो कॉटन जिससे किसी की भूख नहीं मिटती, लेकिन उसे उगाकर और बेचकर कई लोगों की भूख तो मिटाई जा सकती है। और ऐसी फसल को कमर्शियल क्रॉप कहते हैं,
जब किसानों ने कॉमर्शियल क्रॉप को उगाना शुरू किया तो उनके खुद के राज्य में खाने की शॉर्टेज बढ़ने लगी और आज वो मंदी एक भयानक आपदा बनने जा रही है। अगर तुम इस शॉर्टेज को मिटाना चाहते तो कॉटन को ऊंचे भाव में बेचकर उससे खाना खरीदा जा सकता है, वो भी भरपूर मात्रा में। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब कॉटन की मार्केट क्रैश हो जाती है, क्योंकि बाकी के राज्य भी देख देखी करके चक्कर में कॉटन उगाते शुरू करते हैं और सप्लाई डिमांड से कई गुना ऊपर निकल जाती है। ऐसा होने के बाद निर्यात राशि लगातार घटने के कारण भुखमरी जैसी समस्याएं आ जाती हैं। इन लोगों के पास कम पैसा है, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। लिशिया को अफसोस है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो इन सबसे अपरिचित है। उससे अपने लीडर होने पर शर्म आ रही है, लेकिन कज़ाऊ ने उससे भरोसा दिलाया कि जब तुम सरकार चलाओगी तो लोग तुम्हारी लीडरशिप की वजह से तुम्हें जरूर स्वीकार करेंगे। आखिर कज़ुया के जानने के बाद किसी को तो उससे चीजों को संभालना पड़ेगा। महल लौटने के बाद कज़ुया का सुझाव था कि कमर्शियल क्रॉप्स पे कम दाम देकर खाद्य पदार्थों को ज्यादा से ज्यादा उगाया जाए, जैसे पोटैटोज और सोयाबीन। कज़ुया जानता था कि फसल उगाना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, इसलिए वो कुछ खाना आयात करके और उसे कम दामों पर लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। लिशिया ने अचानक कहा कि तुम यहाँ सबके सब बैठकर खाना नहीं खा सकते, क्योंकि तुम अब एक राजा हो। शायद इतनी देर से उसके ध्यान नहीं पर था, पर इस बात से कज़ुया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लुडविन नाम का एक एडमिन वहाँ आ जाता है, जो रॉयल गार्ड का कैप्टन भी है, और लिशिया से पूछता है कि क्या मैं आपको क्वीन कहकर पुकार सकता हूँ। लिशिया ये सुनकर शर्मा जाती है। कज़ुया ने कहा कि वो लोगों से बात करना चाहता है, लेकिन राजा होने के नाते उसका ऐसा करना मुमकिन नहीं है। उसके लिए एक स्टाफ की जरूरत होगी। लुडविन कज़ुया से सवाल करता है कि क्या आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही। कज़ुया कहता है कि हमारे पास लोगों की कमी है जो उसे आकर सलाह दे सके कि राज्य के हित के लिए क्या सही है और क्या नहीं। चाय के समय लिशिया ने बताया कि वो लोगों से बात करने के लिए जेमस्टोन ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे राज्य के हर एक इंसान संपर्क करना मुमकिन है। लिशिया ने बताया कि इसे एक्टिवेट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसका इस्तेमाल कुछ खास खबर देने के लिए ही होता है, और ये पहली बार होगा जब जेमस्टोन से लोगों को काम के लिए रिक्रूट किया जाएगा। लिशिया पूछती है कि क्या तुम उनकी परीक्षा लोगे, जैसे कोई टेस्ट या कुछ और। तो कज़ुया बदले में एक सवाल करता है कि राज्य की साक्षरता दर कितनी है, जो असल में सिर्फ 30% है। कज़ुया पहले तो खुश हुआ, फिर उसने गुस्से में कहा कि तुम कोई नहीं होती जो किसी की परीक्षा लेकर उनकी काबिलियत का अनुमान लगा सको। हर इंसान खास होता है। लिशिया ने पूछा कि फिर तुम लोगों से बोलोगे क्या। तो कज़ुया ने बताया कि मैं अपने फेवरेट हीरो के दिए हुए डायलॉग्स चेपने वाला हूँ। वो हीरो जो लोगों को अपने साथ उन खूबियों को देखकर लेता है जो उनके पास है, ना कि वो जो वो बदले में चाहता है। और इतना में हम कज़ुया और लिशिया को सीधा ब्रॉडकास्ट स्क्रीन पर देखते हैं। सभी लोग अपने नए राजा की उम्र देखकर दंग हैं। कज़ुया ने सबसे पहले सभी को अपने राज्य की बदतर हालत के बारे में बताया, फिर कहा कि जो राजा पहले हुआ करते थे उन्होंने अपना शासन मुझे दे दिया है, उन्होंने अपना शासन मुझे सौंप दिया। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इन मुसीबत भरे पलों में उन्होंने राज छोड़कर बुजदिली वाला काम किया है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए सब कुछ त्याग दे। जरूर मैं उनसे बेहतर हूँ, इसलिए उन्होंने राजा का रूप में मुझे चुना। फिर उसने बताया कि हमें कुछ टैलेंटेड लोगों की जरूरत है जो इस संकट से लड़ने में हमारी मदद कर सके, और खुशहाली और शांति फिर एक बार एफरेडीन में देखने को मिलेगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं और क्या करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास वो खूबी है जो किसी और में नहीं है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और हमारे साथ आइए। हो सकता है कि कुछ लोग आगे आने में हिचकिचाएं, लेकिन ये फैसला उनको नहीं बल्कि महाराज को होगा कि आपको हमारी जरूरत है या नहीं। उसकी बातें सुनकर एक मोटे लड़की के मन में उम्मीद की किरण जागती है। कज़ुया ने एक घोषणा कर दी कि अगर कोई साबित करता है तो उसके पास अनोखा हुनर है, तो मैं यानी इस राज्य का राजा उसे खुद इनाम दूंगा। अगर कोई किसी दूसरे इंसान को रिकमेंड करता है तो उसे इनाम का 30% दिया जाएगा। कज़ुया को उम्मीद थी कि कल कई सारे टैलेंटेड लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। अगले दिन कज़ुया ने एक बात पर ध्यान दिया कि वो दोनों दुनिया की भाषाओं को आसानी से बोल और लिख पढ़ सकता है। राजा का मानना है कि यही तो एक हीरो होने की खासियत है। लिशिया ने सपने में वही दोबारा सुना कि कज़ुया ने उससे कहा था कि एक दिन वो एक महान शासक बनेगी और अपनी प्रजा की खूब इज्जत और प्यार कमाएगी। कैसे कज़ुया ने कहा था कि उसकी कोई फैमिली नहीं है और वो बिल्कुल अकेला है। अगर लिशिया उसे शादी करेगी तो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी, तो अपने लोगों के लिए वो कज़ुया जैसे शासक को यहीं पर रोक सकती है। तभी लिशिया को बाहर से कोई आवाज लगाता है। उसने देखा कि उसकी कोई दासी उसे खबर देने आई है कि आज महाराज रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, तो उनका आदेश है कि आप भी वहां मौजूद हों। तो लिशिया फटाफट से अपनी मिलिट्री ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है।
फिर हम उस मोटे लड़के से मिलते हैं जिसे कल दिखाया गया था। वो महाराज के सामने अपने टैलेंट को पेश करने से पहले काफी डरा हुआ है। इसी के साथ कुछ ही देर में सभा का आरंभ होता है और सभी लोग महाराज के सामने झुककर उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक लड़की को छोड़कर जो एक एल्फ है, जब उसे अपना सर झुकाने के लिए बोला गया तो उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ अपने कबीले के सरदार के आगे अपना ही सर झुकाती है। बाकी सबको उसकी हिम्मत पसंद नहीं आई, लेकिन काजुया ने कहा कि अगर ये उसका मानना है तो ये सही है। साथ ही उसने बाकी सबको भी सर झुकाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य तो उन लोगों से मदद मांगना है। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले उस एल्फ लड़की को इंट्रोडक्शन किया जाता है। उसका नाम आयशा उडगार्ड है, जो एक डार्क एल्फ परिवार से है। काजुया ने डार्क एल्फ्स के बारे में पता लगा लिया कि एल्फरेडिन राज्य में काफी संख्या में रहते हैं और कॉम्बैट स्किल्स में माहिर होते हैं। डार्क एल्फ्स बाकी कम्युनिटी से अलग रहते हैं और ये सब काजुया अपने मैजिक से पढ़ पा रहा है। मार्क्स ने बताया कि आयशा की फाइटिंग एबिलिटी कमाल की है और वो एक मिलिट्री को संभालने के लिए सबसे सक्षम लड़की साबित होगी। आयशा ने पूछा कि क्या आप हम सबको इनाम देने वाले हो, तो काजुया ने कहा कि अगर मैंने कहा तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। लेकिन आयशा ने कहा कि उसे इनाम में कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि वो बदले में एक मदद चाहती है। काजुया के पूछने पर उसने बताया कि उनके डार्क फॉरेस्ट के सभी पेड़ पतले होते जा रहे हैं और उनके लिए सही मौसम और पानी की भरपूर मात्रा के होते हुए भी हम उन्हें बचा नहीं पा रहे हैं। आयशा जानती थी कि काजुया काफी इंटेलिजेंट है और वही उसके सवालों का जवाब दे सकता है। काजुया ने थोड़ा सोचा और पूछा कि क्या तुम जंगलों की छटाई के बारे में जानती हो। आयशा के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि उसने ये शब्द पहली बार सुना है। काजुया ने बताया कि घने जंगल हमेशा कुछ छोटे रह जाते हैं, जिन्हें बड़े और फलदार पेड़ों की छाया में धूप नहीं मिल पाती, इसलिए पोषण की कमी से वो कमजोर होने लगते हैं। अगर तुम जंगल के पेड़ों की छटाई करके फालतू की टहनी और पत्तियों को हटा दोगे तो बाकी सब पेड़ भी अच्छे से बढ़ पाएंगे। और ये इतनी सी सीख आयशा के मन को इतनी छू गई कि वो इस बार कजो के चरणों में झुक गई और कहने लगी कि मैंने आपके ऑर्डर पर वही करूंगी जो आप कहोगे। आयशा महाराज के लिए लड़ने मरने को तैयार हो गई। वो चाहती है कि महाराज जल्द से जल्द उनके जंगलों में आकर उन्हें छटाई के बारे में सिखाएं। अगली बार है जूना डोमा की, जो बाला की खूबसूरत लड़की है। उसकी सुंदरता को देखकर बाकी खुद कजाऊ बहक गया। जूना की खूबी उसकी खूबसूरती तो है, लेकिन उसकी एक और खूबी है कि वो मधुर आवाज। उसकी आवाज में इतनी मिठास है कि उसे आज के समय का महान गायक भी माना जाता है। जूना के पूर्वज भी म्यूजिक से जुड़े थे, जिन्हें लॉरिल्स भी कहते हैं, और ये वो लोग हुआ करते थे जो अपनी सुंदरता और आवाज से लोगों को मोहकर उन्हें लूट लेते थे। महाराज ने कहा कि इस वक्त तुम्हें पूरा राज्य देख रहा है, तो क्या तुम उनके लिए गाना गा सकती हो जो उन्हें जोश और उत्साह से भर दे। लेकिन जूना को तो ज्यादातर दुख भरी गजलें आती थी। उसने कहा कि अगर महाराज की कोई पसंद हो तो वो जरूर उनके सामने प्रस्तुत करने में खुश होगी। फिर काजुया ने अपने फोन निकाला और अपना ईयर प्लग उसे देकर अपना फोन में एक गाना बजाया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर महाराज ये क्या कर रहे हैं। जो गाना जूना ने सुना वो उसके लिए एक नई भाषा में है, पर फिर भी उसने पूरा गाना याद कर लिया। काजुया हैरान था कि एक बार सुनकर ही वो कोई गाना याद कैसे कर सकता है। फिर जूना ने उस गाने को जब अपनी आवाज में सबको सुनाया तो सब उसकी मधुर आवाज के कायल हो गए। जूना को जैसे नए जमाने के गानों से प्यार सा हो गया। फिर अमेंडिया में उस लड़की को दिखाया जाता है जहाँ काजुया ने अपने देश का खजाना बेचा था। उस लड़की को भी काजुया के द्वारा की जा रही रिक्रूटमेंट के बारे में पता चल गया था, लेकिन सभी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि किसी को भी उनके टैलेंट के बेस पर भर्ती किया जा सकता है। तो अब चलते हैं पोंचो पोनकट्टा की ओर, जो पोटे गांव का है। ये वही मोटा और डरपोक लड़का है जिसे पहली बार दिखाया गया था। मार्क्स बताता है कि उसके पास खाना खाने का टैलेंट है। काफी लोगों ने उससे टैलेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पोंचो ने खुद को बेहतर साबित किया। पोंचो की खाने की समझ भी बाकी लोगों से कमाल की है, क्योंकि उसने देश विदेश जाकर वहाँ की कुजीन का लुत्फ उठाया है और सब खाया जो खाने लायक है। काजुया उसकी खूबियां सुनकर काफी खुश हो गया और कहने लगा कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। महाराज बहुत खुश है कि वो हिम्मत करके यहाँ आया। काजुया ने कहा कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम देश को तुम्हारे टैलेंट की मदद से आगे ले जा सकते हैं। अगर महाराज चाहे तो उसकी मर्जी से वो किसी को एक नया नाम भी दे सकते हैं। इसलिए काजुया ने पोंचो को इशिजु का नाम दे दिया, और इशिजु का एक शिकारी का नाम है जो एक फूड एक्सप्लोरर भी है। पोंचो की हिम्मत से उन लोगों की हौसले को भी जागाया जो अपनी झिझक की वजह से अपने टैलेंट दिखाने में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर हकुया कुमीन नाम का इंसान आगे बढ़ता है। हकुया की तलवार से भी तेज दिमागी उसका असली हथियार है। ऐसा भी माना जाता है कि उनकी नॉलेज और मेमोरी की बराबरी करना पूरे राज्य में किसी की बस की बात नहीं। बाकी सभी लोग अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन हकुया को उसके अंकल ने यहाँ आने के लिए कहा था, जो चाहते कि देश के लिए कुछ करे। काजुया के पहुंचने पर उसने बताया कि वो ज्यादातर लिटरेचर, हिस्ट्री और लॉ की किताबें पढ़ना पसंद करता है। काजुया ने कहा कि क्यों ना तुम हमारे लाइब्रेरियन बन जाओ। हकुया ने कहा कि आपने जो भी काम दिया वो मैं उससे सर आंखों पर रखकर करता हूँ, लेकिन गुस्ताखी करते हुए मैं
चाहता हूँ कि अपने इस ज्ञान और दिमाग का इस्तेमाल मैं इस राज्य की रक्षा के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि अकुया अब अपना दिमाग बदल चुका है। दरअसल अकुया देखने आया था कि नया शासक राजा बनने के काबिल है या नहीं। उसने कहा कि अगर कजुया पोंचो के टैलेंट को नजरअंदाज कर देता तो वो अकुया की नजरों में फेल हो जाता। लेकिन कजुया भली बात ही जानता है कि देश की राज्य को क्या जरूरत है। कजुया ने पहली बार इस राज्य में कोई समझदार इंसान देखा और देश के हित जो कि देश के हित के लिए सोचने वाला इंसान है। इसलिए उसने अकुया को केबिन में मिलने के लिए बुलाया। ये थी अकुया और कजुया की पहली मुलाकात। अब बाद में उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्लैक का नाम दिया गया, क्योंकि उस शाम कजुया ने उसके साथ देर रात तक डिस्कशन किया और ये फैसले किया कि वो अकुया को अपना दहीना हाथ दे बनाकर रखेगा। आखिरी में बारी आई मिस्टिक वुल्फ की, जो टोमियो इनोई है, जिसके पास एक खास क्षमता है जिसके जरिए वो किसी भी जानवर की शक्ति और इमोशन को महसूस कर सकती है। जब उसे टेस्ट करने के लिए अस्तबल में ले जाया गया तो उसने घोड़े की परेशानी को बता दिया जिनसे वो जूझ रहे थे। लिशिया के अनुसार मिस्टिक वुल्फ एल्फ्रेडियन में नहीं पाई जाती है, तो हो सकता है कि टोमियो एक रिफ्यूजी हो, मगर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसकी खूबी उनके काम की है। लेकिन टोमियो काफी शर्मीली है। जब कजुया ने उससे पूछा तो वो अपनी बात आगे रख ही नहीं पा रही थी। बोलते समय उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। कजुया ने उसकी परेशानी को समझा और खुद उठकर उसके पास गया और अपने कान आगे करके उससे आहिस्ता से बोलने को कहा। लेकिन टोमियो ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर कजुया चौंक गया और उठकर अपने आसन की ओर जाने लगा। कजुया अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो मार्क से कहता है कि टोमियो का टैलेंट काफी दुर्लभ है, इसलिए इस बारे में कजुया पहले मार्क से सलाह मशवरा करेगा कि किस तरह टोमियो की खासियत राज्य के काम आ सकती है। फिर कजुया ने उन पांचों के आने के लिए और शुक्रिया अदा किया और कुछ देर बाद कजुया, लिशिया, मार्क्स, सेनापति आर्क टोमियो के बारे में बात करने के लिए इकट्ठे होते हैं। टोमियो ने अपने बारे में कुछ ऐसा बताया कि कजुया कतई नहीं चाहता कि इस बारे में किसी को पता चले। जब लिशिया उससे पूछती है वो तो बताता कि जैसा टोमियो ने कहा वो उसे जानवरों के साथ बात करके इमोशन को जान सकती है। उसके टैलेंट को अनोखा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन फिर कजुया ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मार्क्स के पहले से खड़े कान और भी ज्यादा खड़े हो गए। उसने कहा कि टोमियो ने डीमंस के साथ भी बात की है। वो डीमन जिनका लॉर्ड डीमंस पर कब्जा है, उनकी दुनिया में किस तरह के मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। जो मॉन्स्टर बेवकूफ होते हैं उनका लोग फायदा उठाकर उनसे काम करवाते रहते हैं। लेकिन कुछ डीमंस इंसानों की तरह या फिर उनसे भी ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन उनसे बात कर पाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि वो आपस में अलग भाषा और सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी को टोमियो की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक असली डीमन से मिली। उसने बताया कि वो डीमन छोटी हाइट का था जिसका मुंह एक कुत्ते जैसा था। जब जंगल में वो डीमन से टकराई तो घबराहट के मारे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी अचानक से उस डीमन ने पूछा कि क्या तुम मेरी भाषा समझ सकती हो। फिर इस डीमन ने टोमियो की मदद करते हुए उसे जंगल से दूर भाग जाने को कहा। कजुया को लगता है कि अगर वो डीमंस के साथ कनेक्ट कर पाते तो फिर सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और सिचुएशन पूरी तरह पलट जाएगी। लिशिया ने कहा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि डीमंस तुम्हारी बात मानेंगे और हमारी जमीन वापस कर देंगे? असल में तो डीमंस को इंसानों के दुश्मन के रूप में ही देखा गया है, लेकिन अगर उनसे बात की जाए तो इंसान और डीमंस एक साथ एक दुनिया में खुशी से रह सकते हैं। कजुया ये सब कह तो रहा है, लेकिन इस कमरे में कोई भी उसकी बात पर चाहकर भी भरोसा नहीं कर पा रहा। चाहे जो भी हो, अगर कभी फ्यूचर में डीमन से कोई सौदा करना पड़ा तो टोमियो उसके लिए बहुत काम आएगी। कजुया ने उससे कहा कि तुम हमारे लिए सबसे कीमती हो, इसलिए हर कीमत पर हमें तुम्हारी हिफाजत करनी होगी, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो एक बार में सारी मुसीबतों को टाल सकती हो। वो चाहता है कि टोमियो की सिक्योरिटी के लिए एक रॉयल गार्ड को नियुक्त किया जाए, लेकिन मार्क्स को लगता है कि इससे तो सबका शक और बढ़ जाएगा। इतनी सिक्योरिटी में गिरी छोटी लड़की को देखकर लोग उसे अपना निशाना भी बना सकते हैं। मार्क्स का सुझाव है कि क्यों ना महाराज इसे गोद ले ले, पर उससे पहले उन्हें निशा से शादी करनी होगी जिसकी तैयारी में कम से कम 1 साल का वक्त लग जाएगा। तो फिर एक और रास्ता जिसमें टोमियो से शादी करके उसे नई राजकुमारी बना दिया जाए, और उसकी तो उम्र भी 10 साल है जो एक शादी के लिए लीगल उम्र है। पर इतनी छोटी बच्ची की इजाजत के खिलाफ जाकर ऐसा करना लिशिया को एक अच्छा आइडिया नहीं लगा। उसने कहा कि वो टोमियो को एक छोटी बहन के रूप में एक्सेप्ट करने को तैयार है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन टोमियो को ये मंजूर नहीं क्योंकि उसका भी एक परिवार है। उसकी मॉम और छोटा भाई रेफ्यूजी कैंप में उसका इंतजार कर रहे हैं। तब कजुया और उसे डरी हुई लड़की के पास आया और कहा कि क्यों ना तुम मेरी छोटी बहन बन जाओ, इससे तुम्हारा परिवार भी मेरा परिवार होगा और हम सब मिलकर महल में रहेंगे। इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तब तक टोमियो को सुरक्षित रखना होगा। मार्क्स ने कहा कि टोमियो को उसकी मनपसंद जगह जानवरों के पास रखना ठीक होगा। घोड़ों के अस्तबल में वो सुरक्षित भी रहेगी और नजर में भी रहेगी। कजुया इस सुझाव को स्वीकार करता है। थोड़ी देर बाद कजुया को सुईन धागा लेकर कुछ करते हुए दिखाया जाता है। लिशिया ने पूछा कि तुम ये तामझाम मेरे कमरे में क्यों कर रहे हो? तुम अब ऑफिशियल राजा और अब रॉयल कमरे में तुम्हारा हक है, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? कजुया वहाँ इसलिए नहीं गया क्योंकि उसके साथी जोर शोर से काम में लगे हैं और वो थोड़ा आराम चाहता है। अगर वो रॉयल रूम में होता तो कोई ना कोई उसे वहाँ पे ढूंढ ही लेता।
टोमियो के बारे में भी लिशा ने कहा कि अब वो काफी खुश है, उसे नई मॉम जो मिल चुकी है, जल्दी वो सबके साथ घुल मिल जाएगी। तभी उसकी मेड कमरे में आकर उन्हें एक साथ देखकर हंसते हुए फिर से बाहर चली जाती है। उसे लगा कि वो गलत टाइम पर आ गई, लेकिन लिशा ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। मेड ने बताया कि पोंचो अपने सफर से वापस आ चुका और महाराज से मिलने को बेताब है। पोंचो एक बैग में भरकर खाने की कई सारी चीजें लाया है। वो बैग एक हीरो सैक है जिसमें बहुत सारा सामान एक साथ रखा जा सकता है। लिशा एक रॉयल आइटम को इस तरह इस्तेमाल होते देखकर काफी नाखुश है, लेकिन काजुया जो भी कर रहा है वो राज्य की भलाई के लिए तो है। एक बार फिर जेमस्टोन ब्रॉडकास्ट के जरिए पोंचो के टैलेंट के लोगों के पहुंचाया जाएगा, जिसकी होस्ट अति सुंदरी जोना दोमा होगी। उसने बताया कि यह कार्यक्रम राजभोग को प्रस्तुत करने के लिए है। पोंचो थोड़ा नर्वस दिख रहा है, शायद वो जूना के साथ खड़ा होने से भी थोड़ा शर्मा रहा है। उसे डर है कि कहीं उसकी झिझक शो को खराब ना कर दे। फिर पोंचो ने नए महाराज के प्रोग्राम में स्वागत किया। काजुया को पसंद नहीं है कि कोई उसे महाराज कहकर पुकारे, वो खुद को एक एक्टिंग किंग बुलाता है। काजुया ने सबसे पहले राज्य की भुखमरी की समस्या के लिए अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए सभी से माफी मांगी। उसने कहा कि वो बहुत जल्द इस खाने को कमी को दूर करेगा, पर इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। तब तक पहुंचो, हम उन्हें पदार्थों के बारे में बताएंगे जो खाए जा सकते हैं और जिन्हें पकाना भी आसान है। टेस्ट करने के लिए हमारे पास है लिशिया, आयशा और टोमियो, जो बताएंगे कि डिश लाजवाब बनी है या नहीं। अपनी पहली रेसिपी के लिए पहुंचो ने एक जिंदा ऑक्टोपस निकाला, जिसे देखकर सबको गिनाने लगी। उसे पकाएंगे हमारे होने वाले महाराज काजुया। जूना के गांव में ऑक्टोपस का नाश्ता करना काफी आम सी बात है। काजुया ने उसे पहले उबाला और मसाला लगाकर फ्राई किया। खुशबू तो उसकी कमाल है, लेकिन अब टेस्ट की बारी है। जैसे ही सब एक एक करके खाने लगे, उनकी मुस्कान बताते कि उन्हें ये कितनी पसंद आई। अगली रेसिपी के लिए पहुंचो ने कुछ बीन्स जैसा निकाला, जिनका टेस्ट आयशा को मालूम था। काजुया फिर से अपनी कला दिखाते हुए उन्हें क्रिस्पी चिप्स में बदल देता है, जिसे देखकर सब बावले हो जाते हैं। आयशा तो इमोशनल होकर ठूस ठूस के खाने लगती है। पहुंचो इतने में अपनी अगली रेसिपी पेश करता, सब देखते कि प्लेट में कुछ टिड्डे पड़े हुए हैं। उन्हें खाने के नाम पर सबके पसीने छूटने लगे, पर जब उन्हें काजुया ने चखा तो भावुक हो गया, क्योंकि उन्हें खाकर उसे अपने घर की याद आ गई। जूना उसके खुशी भरे लम्हे छीनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन प्रोग्राम आगे बढ़ने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। लेकिन अगला फूड आइटम ऐसा था जिसे खाने का ख्याल आखिर किसी को दिमाग में कैसे आ सकता है। पहुंचो ने बताया कि एक सेल वाला जानवर गैलिन है, जिसे अगर काट भी दिया जाए तो भी जिंदा रह सकता है। पहुंचो को एक तरकीब मालूम है जिससे गैलिन को मारा जा सकता है। उसने एक कबीले से सीखा है कि अगर उसके न्यूक्लियस को काट दिया जाए तो उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है और समय के साथ उसका लिक्विड जेली में बदल जाता है। पहुंचो ने जानकारी देते हुए गैलिन को कुछ नूडल्स की तरह काट दिया और पानी में उन्हें कुछ सब्जियों के साथ पकाकर तैयार कर दिया। इस डिश को टेस्ट करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सभी काजुया के पीछे पड़ गए कि राजा होने के नाते उसे एक पहल करनी चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद अपने मन पर पत्थर रखकर काजुया ने उसे चखा तो जो एक बार में ही उसके मन को बहसा गया। वो ठीक वैसा ही टेस्ट करे जैसे कटजू नूडल्स का होता है। आयशा अब खुद को उसे खाने से रोक नहीं पाई। लिशिया ने यह स्वाद पहली बार चखा था, जो उसे काफी पसंद आया। इसी के साथ प्रोग्राम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता है। सभी चाहते थे कि ऐसा प्रोग्राम एक बार फिर उन्हें देखने को मिले, और इस बार खुद पोंचो उसे होस्ट करेगा। लेकिन पोंचो ने इतना किया वही काफी है, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे। जब काजुया अपनी कैबिन में बैठा आगे की प्लानिंग कर रहा था, तो मेड ने उसे खबर दी कि मार्क्स ने उसे दरबार में बुलाया है, जहां मार्क्स और हकुया उसका वेट कर रहे हैं। काजुया ने कहा कि अगर कोई जरूरी बात है तो हम ऑफिस में ही बात कर सकते हैं, लेकिन बात कुछ सेंसिटिव है। मार्क्स ने कहा कि महाराज ने जब से आपको राजगद्दी दी है, मेरी इच्छा है कि मैं भी आप अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दूं। मार्क्स ने अपने एल्फ्रीन राज्य के लिए अपना पूरा जीवन दिया है, लेकिन अब जब उसके राज्य को एक बदलाव की जरूरत है तो वो उसके लिए भी तैयार है। मार्क्स चाहता कि उनकी जगह हकुमा को नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाए, ताकि वो काजुया का राइट हैंड बनकर रहे। रिटायरमेंट के बाद वैसे तो एक शांत जगह रहकर अपनी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन हालात को देखते हुए मार्क्स काजुया की मदद के लिए राज्य में ही रहेगा, जिस पर काजुया भी सहमत है। फिर हकुया ने कहा कि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन की छुट्टी लेकर कुछ देर आराम करें। यहाँ तक कि उसने सारे इंतजाम भी पहले से कर दिए हैं। हुकूमत चाहता है कि काजुया अपना टाइम अकेले आराम करते हुए बिताए। इससे अच्छा वो राजकुमार लिशिया को लेकर डेट पर चला जाएगा, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे के करीब आने के लिए भी मौका मिलेगा। अगर काजुया आयशा को भी साथ ले जाता है तो वो उन दोनों की रक्षा भी करेगी। काजुया जब उनसे मिलने का पहुंचता है तो उसने देखा कि लिशिया और आयशा फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं। आयशा ने सोनिक विंड का इस्तेमाल से मिशेल की दीवार को चकनाचूर कर दिया। हालांकि काजुया उनकी फाइटिंग एबिलिटीज को देखकर हैरान है, लेकिन अगर वो इसी तरह लड़ते रहे तो कुछ ही देर में पूरा महल खंडर में बदल जाएगा। जब उन दोनों को डेट पर जाने वाली बात के बारे में पता चलता तो लिशिया थोड़ी शर्मा गई और आयशा का कहना था कि क्यों ना वो सब उसके जंगल में चले।
वहाँ कजुया उन्हें पेड़ों की छटाई कराना भी सिखा देगा, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है जो 3 दिन लगाकर उनके गाँव जाएं। लेकिन कजुया ने उसे विश्वास दिलाया कि जब उसके पास टाइम होगा वो जरूर उनकी मदद करेगा। ये सुनकर आयशा ने एक बार फिर कहा कि महाराज आप बहुत दयालु हैं, मैं आपकी दासी के समान हूँ, जो आप चाहेंगे वो वही करूंगी। लिशिया सुनकर कजुया को तीखी नजरों से घूरने लगी, लेकिन कजुया कुछ ऐसा वैसा नहीं चाहती, तो वो उस पर आयशा के साथ ले चलना चाहती है ताकि वो उन दोनों को रास्ते की मुश्किलों से बचा सके। निकलने से पहले उन तीनों का बेस बदलने का फैसला किया और स्कूल की आउटफिट पहन ली। कजुया ने कहा कि लिशिया तो इस ड्रेस में काफी जच रही है, लेकिन आयशा अपने एल्फ वही कॉस्ट्यूम में ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वही एक ड्रेस एल्फ की पहचान है। लिशिया ने मामले को ठंडा करने के लिए कहा कि तुम पर ये कपड़े ज्यादा जच रहे हैं, काश तुम इन्हें हमेशा पहन पाती। इतना सुनते ही आयशा लिशिया से लिपट गई और फिर तीनों शहर की ओर चल दिए, बिल्कुल आम लोगों की तरह। शहर पहुंचकर तीनों वहां की रुद्रता के नजारे देखते रहे, लेकिन नजारे लेते हुए आयशा कहती कि एक मुसीबत है। मुसीबत ये थी कि उसे बहुत तेज भूख लगी थी, तो कजुया ने कहा कि क्यों ना जूना डोमा के काफे चल के कुछ नाश्ता किया जाए। लेकिन इससे पहले जूना उन्हें पहचानती, कजुया ने उसे समझा दिया कि सीक्रेटली यहाँ पे आए हैं। कजुया को जूना की हॉस्पिटैलिटी स्किल्स काफी पसंद आई। उसकी आवाज, सुंदरता और खाना बनाने की कला एक ही इंसान में होना ऊपर वाले को आशीर्वाद है। आयशा को गैलिन की रेसिपी से पहले से प्यार हो चुका था, पर इस बार जूना के हाथों का बना गैलिन खाने के बाद वो तो फैन हो गई। कजुया का सुझाव है कि जूना को इसे अपने मेन्यू में शामिल कर लेना चाहिए, जो चल रही फूड शॉर्टेज में एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा। जूना को कजुया के आइडियाज और उसके काम से जैसे प्यार सा हो गया। वो दोनों एक बात करते हुए इस तरह खोज गए जैसे आसपास कोई ना हो। लिशिया के टोकने पर कजुया कहता है कि वो सुंदर लड़कियों से बात करते हुए थोड़ा नर्वस हो जाता है, हालांकि जूना के साथ तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आयशा को इस तरह खाते देख जूना ने कहा कि मुझे पहली बार तुम एक स्ट्रॉन्ग लेडी लगी थी। किसने सोचा था कि आयशा खाने के पीछे इतनी दीवानी है। आयशा अचानक रुकी और उसने कहा कि कहीं मेरी भूख की तो नहीं, जिसकी वजह से कजुया ने मेरे इशारे देने पर भी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की। कजुया का चेहरा इस बार देखने लायक है। वो आयशा की एक ही बात बार सुनने में फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने कहा कि एंगेजमेंट होने के बाद मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसकी बात सबको हैरान कर देती है। शायद उसने पॉलीगैमी के बारे में नहीं सुना है, जो राज्य में काफी फेमस है। लिशिया ने बताया कि एक किंग एक से ज्यादा रानियों को रख सकता है, यहाँ तक कि एक लेडी भी एक से ज्यादा हस्बैंड रख सकती है। कजुया की बात भी सही है, क्योंकि उसने लिशिया की मॉम के अलावा किसी और रानी को महल में नहीं देखा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिशिया की मॉम ही पहले राज्य की बेटी थी, क्योंकि उनकी शादी के बाद राजगद्दी उनके पिता ने सौंप दी गई। इसलिए अल्बर्ट की हिम्मत नहीं है कि वो उसकी मॉम के अलावा किसी और से शादी करे। जब कजुया ने लिशिया से एक से ज्यादा शादियों के बारे में पूछा तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। लिशिया ने कहा कि मैं सिर्फ 7 रानियों की इजाजत दे सकती हूँ, आखिर मुझे भी तो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 दिन कजुया के साथ चाहिए। जोइना और आयशा अपनी शादी के सपने भी देखने लगी। कजुया का सर ये देखकर चकराने लगा और उसने तो 7 रानियों के सपने देखने भी शुरू कर दिए। तभी 2 बहस कर रहे चुलबुलों की आवाज ने उनके सपने तोड़ दिए। कजुया ने देखा 2 लोग आपस में बहस कर रहे हैं, जिनमें से एक मिस्टिक फॉक्स कैदी फॉक्सिया है। कजुया को लगा कि वो टोमियो की तरह एक मिस्टिक वुल्फ है, लेकिन आयशा ने बताया कि उसकी लंबी पूंछ उन दोनों जातियों में फर्क बताती है। दरअसल मिस्टिक फॉक्स और वुल्फ को पहचानने में गलती करना एक दंडनीय अपराध है। दूसरा लाल बालों वाले लड़के का नाम हाल्बर्ट मांगा है, जो शाही मैग्ना परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। हाल्बर्ट अपनी एकेडमी का एक सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार भी रह चुका है। उन्होंने कहा कि कैदी उसके रोज के ग्राहक हैं। वो नहीं चाहते कि हाल्बर्ट दूसरा रुचि ज्वाइन करे, क्योंकि ड्यूक कैरामाइन और नए राजा कजुया का ख्याल आपस में नहीं मिलते। उसका ऐसा करने से जंग भी छिड़ सकती है, लेकिन इस बात से हाल्बर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल हाल्बर्ट के पिता ने ड्यूक कैरामाइन के लिए 1 साल काम किया, लेकिन नए राजा के आते ही उनके तेवर बदल गए। वो चाहते कि हाल्बर्ट भी उस राह पर चले जिस पर वो खुद है। कायदी जानती है कि अगर दोनों राज्यों के बीच जंग सी छिड़ गई तो इसका फायदा पड़ोसी देश जरूर उठाएंगे। प्रिंसिपैलिटी ऑफ अमोंडिया अपनी जमीन वापस हथियाने की कोशिश करेगी, जिसे अल्फ्रेडीन के राजा ने अपने खून पसीने से जीता था। कजुया को याद आता कि हकुया ने उसे इस बारे में बताया था, जो बात कायदी लगातार हाल्बर्ट के समझाने की कोशिश कर रही है। आपसी फूट के बाद नुकसान का कारण बन सकती है, पर लाख समझाने के बावजूद हाल्बर्ट अपने फैसले पर अड़िग है। उसे ड्यूक कैरामाइन की राजनीति पर अल्फ्रेडीन के नए नौसिखे राजा से ज्यादा भरोसा है। कायदी कहती है कि अगर तुम सोमा कजुया के पास से जानोगे तो तुम उसकी लीडरशिप और दूरदृष्टि को समझ पाओगे। अचानक कजुया उनके टेबल के नजदीक आ खड़ा हुआ। जैसे कायदी ने पहचान लिया, वो उससे हाल्बर्ट की तरफ से माफी मांगती है ताकि कजुया उसे गिरफ्तार ना कर ले। उसने कहा कि हाल्बर्ट बाहर से निर्याल की तरह सख्त हो सकता है, लेकिन इसका दिल मलाई की तरह नरम है। हाल्बर्ट को लगा कि वो लड़का कायदी का दूर का रिश्तेदार है, जो खामखा अपनी नाक बीच में अड़ा रहा है।
हाल्बर्ट गुस्से से कैदी पर चिल्लाकर पड़ा तो कजुया ने उसे शांत करते हुए लड़की पर तेज आवाज का इस्तेमाल करने से मना किया। और जब उसने कजुया के करीब आने की कोशिश की तो आयशा ने उसके मुंह पर जोर से दबोच कर रख दिया। जब तक कजुया ने उसे रोक लिया, लेकिन जूना तो हाल्बर्ट पर दहाड़कर हथियार से हमला करने को भी तैयार थी। जब कजुया ने शांति से उसे ब्रॉडकास्ट के बारे में याद दिलाया तो उसे कजुया की शक्ल याद आ गई, जिसे देखकर वो टेबल के पीछे बच्चों की तरह छिप गया और गुस्ताखी के लिए माफी मांगने लगा। कजुया ने पूछा कि तुम अगर ड्यूक कैरामाइन को ज्वाइन करना चाहते तो तुम्हें अपने राजा चुनने का पूरा हक है। हाल्बर्ट और कैदी बचपन के दोस्त हैं, तो कजुया ने कहा कि अगर तुमने कैरामाइन को ज्वाइन किया तो तुम्हें उसकी तारीफ से लड़ना होगा और कैदी एल्फ्रेडिन को कभी नहीं छोड़ेगी, जिससे तुम्हारी दोस्ती में भी दरार आ सकती है। मान लो तुम कैदी पर हमला नहीं करोगे, लेकिन तुम उसे हमले से बचा भी नहीं पाओगे और पूरी जिंदगी खुद को कोसते रहोगे। इस बात ने हाल्बर्ट के मन को झंझोक कर रख दिया। वो गहरी सोच में पड़ गया। जब उसने कैदी के प्यारे चेहरे को देखा तो कजुया को अपना राजा चुनते हुए एल्फ्रेडिन में ही रहने का फैसला किया। कुछ देर बाद हम कजुया और लिशिया को गार्डन में देखते हैं, जहां आयशा घोड़े बेचकर सोने की एक्टिंग कर रही है ताकि वो दोनों अपने पर्सनल टाइम को एंजॉय कर सके। कजुया ने जो हाल्बर्ट के साथ किया और लिशिया उससे काफी इम्प्रेस हुई। वो चाहती कि कजुया कुछ देर उसकी गोद में आराम कर ले, आखिर वो है तो एक डेट पर ही। कजुया कहता है कि जब तक वो राजा के पद पर है तब तक वो एंगेज रहने का नाटक कर सकता है। जब लिशिया ने पूछा कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते तो कजुया थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कजुया जानता है कि लिशिया अपने लिए नहीं बल्कि अपने साम्राज्य के भले के लिए उसे शादी करने को तैयार है, इसलिए उसका मानना है कि शादी के फैसले में उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर किसी को अपनी पसंद चुनने का हक है। लेकिन अचानक उन्हें पता लगा कि आयशा जाग रही, तो दोनों चौंक कर खड़े हो गए। कजुया अपने अपने बनाए पुतलों के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। अब उसने अपनी इस काबिलियत को बेहतर कर लिया। तभी मेड आकर बताते कि ग्लेव मांगा अपने बेटे के साथ आपस से मिलना चाहता है। जब कजुया ने हाल्बर्ट की सूजे हुए चेहरे को देखा तो वो समझ गया कि उसके पिता ने उसे जमकर पीटा है। ग्लाइव मांगा को कैदी ने कल कैफे में हुई सारी बात बता दी थी, जिसके लिए वो अपने बेटे की तरफ से माफी मांगने यहाँ आया है। लेकिन हाल्बर्ट का चेहरा देखकर लगता है कि उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, इसलिए उसने पहले ही उसे माफ कर दिया। कजुया चाहता है कि कैदी लुडविन की स्टाफ ऑफिसर बन जाए, क्योंकि उसने कैदी को जब बहस करते सुना तो तब से ही उसने कैदी के पोटेंशियल को भांप लिया। और जहां तक बात है हाल्बर्ट मांगा की, वो तो उसने फॉरबिडन आर्मी का जनरल बनने का निश्चय किया ताकि वो कैदी के साथ भी कुछ समय बिता पाए। कजुया का करुणा भाव देखकर ग्लेव मागमा तो जैसे उसके जिंदगी भर के लिए आभारी हो गया। लेकिन एक बात उसके मन में थी जो कजुया से कहना चाहता है, और वो भी अकेले में। उसके लिए कजुया ने जगह खाली करवाई, लेकिन उनके बीच क्या बात हुई ये तो वही जाने। तब तक लिशिया ने कैदी और हाल्बर्ट के लिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करवाया। लिशिया की मेट सेरेना कहते कि तुम दोनों में जो प्यार है उसे देखकर मुझे महाराज कजुया और लिशिया की याद आ गई। लिशिया के चेहरा टमाटर की तरह लाल पड़ गया। ग्लेव ने जब बात कजुया से कही उससे कजुया का मन पत्थर की तरह भारी हो गया। फिर हम चलते हैं वहां जब कजुया समझ रहा है कि हमारी दुनिया 6 एलिमेंट से मिलकर बनी है, जो है आग, पानी, धरती, हवा, रोशनी और अंधकार। और इन सभी तत्वों की अपनी एक खासियत होती है। जैसे कि रोशनी हीलिंग का चिन्ह है, पर अंधेरा अपने में ही काफी अलग है, और बाकी तत्वों में भी कुछ अलग अलग होता है। जैसे हमने आयशा को लिशिया की फाइट में देखा कि वो दोनों अलग अलग तत्वों का इस्तेमाल करती हैं। दुनिया में सिर्फ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो एक शक्तिशाली वार करने में सक्षम होते हैं। उन्हें मेजेस कहा जाता है। जब भी किसी मेज को सेना में शामिल किया जाता है तो उन्हें उनके तत्व की क्षमता के हिसाब से टुकड़ियों में रखा जाता है। जिस तरह आग प्रतीक है आर्मी का, हवा प्रतीक है एयरफोर्स का, पानी प्रतीक है सेना का, वहीं रोशनी की शक्ति वाले इंसान हर श्रेणी में बराबर पाए जाते हैं। खुशकिस्मती से कजुया की सेना में धरती के तत्व वाले योद्धा ज्यादा है, जिन्हें वो सड़क और पुल बनाने के काम में लगाएगा। तभी कजुया के सामने उसका खिलौना दिखाई पड़ता है जो फिलहाल वार्म अप कर रहा है। कुछ एडवेंचरर्स उसे सेंट समझकर अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए पूछते हैं। उन्होंने पहली बार किसी एडवेंचरर को इस तरह अजीब कपड़ों में देखा है, जो थोड़ा फनी भी है। उन एडवेंचरर्स के आज का टेस्ट परिणाम की सुरंगों को एक्सप्लोर करना है। एक टोपी वाली लड़की उस खिलौने को टेडी बियर की तरह गले लगाती है, लेकिन उनका लीडर कहता है कि हमें अब चलना चाहिए। लेकिन सुरंग में पहुंचते ही उस गद्देदार खिलौने ने एक बड़े मॉन्स्टर के बीच से काटकर खत्म कर दिया, जिसे देखकर सब दंग रह गए। आगे बढ़ते हुए इन सभी को लगता है कि इस बार का टेस्ट काफी आसान है, क्योंकि वो काफी देर से बस चलते ही जा रहे हैं। फिर उनके सामने वो आता है जिसे देखने के लिए शायद उनकी आंखें तरस रही थी। एक विशाल सैलेमेंडर जो पिछले वाले से कई गुना बड़ा है। उनके ग्रुप का एक समझदार लड़का उन्हें सैलेमेंडर की लार से दूर रहने को कहता है, क्योंकि उसका तेजाब उन्हें उनकी चमड़ी को जलाकर राख कर देगा। अचानक उनका लीडर जोर से चिल्लाया कि वो भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है, और वो सब दुम दबाकर भागने लगे। लेकिन भागते हुए प्यारे से खिलौना मुंह के बल गिर पड़ता है और उसे उठने के लिए एक योनो उसके साथ रुकती है,
पर सैलेमेंडर के पेजाब ने उसकी पीठ को थोड़ा जला दिया और वो सब फिर से उठकर भागने लगे और हाँफते हुए बाहर आ गए। यूनो उसके घावों को साफ करती है और उसका शुक्रिया भी करती है। उस खिलौने की आवाज किसी कान के कानों तक नहीं पहुंच रही, लेकिन यूनो बड़े आराम से बैठकर उससे बातें कर रही है। टोपी वाली लड़की ने शरारत भरी आवाज में कहा कि कहीं ये प्यार की ताकत तो नहीं। कुछ देर बाद काजुया अपने उस खिलौने को पानी से धोने लगता है, जिसे लिशिया देख लेती है और पूछते कि इस बार तुम्हारा खिलौना पिछली बार से कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है। लिशिया समझ गई कि जिस चलते फिरते खिलौने के बारे में पूरे शहर में चर्चा है वो काजुया ही है, जो उसे कंट्रोल करता है। काजुया बस उसके जरिए देखना चाहता है कि आखिर सुरंग में है क्या, पर जो भी हो उसने उस एडवेंचर को काफी एंजॉय किया। कुछ दिनों के बाद एक सुबह काजुया सभी को सभा में मिलता है और कहता है कि तुम लोग पिछली कई रातों से और कई दिनों से मेरे कहने पर लगातार काम कर रहे हो और तुम सबकी कली आंखें मुरझाए या चेहरे ये बता रहे हैं कि तुम अपने परिवार से मिलकर कुछ देर आराम करने के लिए तरस रहे हो, लेकिन फिर भी वो लगातार अपनी जमी और अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आखिर वो सभी लोग काजुया के लिए खजाने से भी ज्यादा कीमती हैं। काजुया ने बताया कि वो नया प्रोजेक्ट वेनेटुआ शुरू करने जा रहा है, जो समुद्र के किनारे बसा एक पॉट होगा। काजुया इस बारे में पहले भी लिशिया को बता चुका था। लिशिया ने पूछा था कि उनके पास पहले से वाटर डल्ची और लागून पॉट है, तो फिर एक और पॉट क्यों चाहिए। काजुया ने बताया कि अगर उनके पास में जगह पर वेलेंटिनो पॉट होगा तो आसपास के देशों से सामान की निर्यात काफी सस्ता और आसानी से हो जाएगा। एक दिन वेलेंटिनो के इस्तेमाल इतना बढ़ जाएगा कि लोग उसे अल्फ्रेडिन का दिल कहकर पुकारने लगेंगे। जिस तरह किसी चीज की डिमांड और सप्लाई उसके मूल्य को निर्धारित करते, तो वो सप्लाई को बढ़ाकर अपनी कॉटन को निर्यात करके सप्लाई डिमांड के बीच एक बैलेंस बनाएंगे, जिससे भुखमरी तो गायब ही होगी ही, साथ ही उनका राज्य अब बाकी राज्यों से अमीर और खुशहाल बन जाएगा। राज दरबार में काजुया दिल खोलकर सभी का शुक्रिया अदा कर रहा है। सभी कारीगर, सभी सभापति और काजुया की मदद करने वाला हर एक इंसान उसके लिए एक हीरो है। वो जानता कि इतनी लगन से अपनी मिट्टी के लिए किए गए काम के लिए कोई उनकी याद नहीं करने वाला, लेकिन वो सभी अपने महाराज के दिल के करीब रहेंगे। उसकी ये बातें इतनी दिल छूने वाली थी कि वहाँ खड़े हर इंसान की आंखें भर आईं। जब काजुया ने उनके लिए अगले 5 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया तो सभी खुशी से नाचने लगे। बस एक गोल्ड मेडल की कसर रह गई, जिससे पूरा करने के लिए काजुया ने उन्हें एक एक वाइन की बोतल घर ले जाने की इजाजत दे दी, जिसे बेचकर वो अपनी मन की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। असल में आराम की जरूरत तो काजुया को भी है। वो कुछ देर सोकर अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना चाहता है। लिशिया का भी कहना था कि उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी तबीयत खराब हुई तो उसकी जगह कौन लेगा। काजुया ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे जाने के बाद एक और हीरो बुला लेना, और एक झपकी लेने के लिए सो जाता है। काजुया सोते हुए भी अपनी कॉन्शियसनेस के इस्तेमाल से काम कर रहा है। उसके जैसा राजा मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब लिशिया भी उसे पसंद करने लगी। उसने सोते हुए काजुया के कान में कहा कि तुम अनमोल हो और उसके गाल पर एक किस भी किया। एक लंबी नींद के बाद काजुया काफी ताजा महसूस कर रहा है। उसके मन में एक उलझन ये भी है कि इतनी बढ़िया जगह होने के बावजूद किसी ने यहाँ पॉट बनाने का क्यों नहीं सोची। जब वो साइट पर लुडविन से मिला तो उसने उन तीनों का स्वागत किया। ऐसा लगता है कि आयशा को पसंद करने लगा है। लुडविन ने बताया कि काम के लिए साइट तो तय है, लेकिन काम शुरू नहीं हो सकता, जिसका कारण थोड़ा चौंकाने वाला है। जहाँ पर पॉट बनाने जा रहा है उस जगह का नाम कैजीन है। एक बुढ़े आदमी कर्प ने उन्हें यहाँ काम करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि काइजिन एक नाम समुद्र देवता के पर है, और अगर उन्होंने यहाँ काम चालू किया तो उनका कहर इस कदर बरसेगा कि कोई नहीं बचेगा। इसलिए उस जमीन पर आज तक किसी ने घर बनाने की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों का कहना यहाँ तक भी है कि काइजिन पर काम करने वाला इंसान आज तक जिंदा नहीं बचा। अब इतनी बड़ी रुकावट उन्हें काफी महंगी पड़ सकती है, इसलिए काजुया खुद उस बुढ़े इंसान से मिलना चाहता है। वो लुडिन की शक्ल दोबारा देखकर उस पर भड़कने लगा, लेकिन अपने महाराज काजुया का चेहरा देखते का मूड एकदम से बदल गया। उसने उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने साथ बिठाया और फिर से काइजिन की कथा सुनाई। उसकी शक्ल देखकर साफ पता लग रहा था कि वो काफी डरा हुआ है। काजुया ने उसे नक्शा दिखाकर जानने की कोशिश की कि आखिर काइजिन की सीमा कहाँ तक फैली है। जब अकुमा ने इसके बारे में सुना तो ये बात बिल्कुल बेतुकी लगी। वो दंग था कि काजुया जैसा ऐसा सार्वभौम ऐसी बातों पर विश्वास कैसे कर सकता है। काजुया सिर्फ दिमाग से ही नहीं बल्कि दिल से भी सोचता है। वो लोगों के सेंटिमेंट्स की हमेशा कदर करता है। काजुया ने कहा कि मॉन्स्टर्स हैं जो काम शुरू करते ही आएगा उन्हें निगल लेगा, लेकिन उस मॉन्स्टर का असली रूप एक सुनामी है जो करीब 100 साल पहले मिनिलमम में आई थी। मिलीमियम एक गांव है जहां काजुया अकेले इस बारे में और ज्यादा जानने लग गया था। वहां उसे लोगों ने बताया कि जहां पर वेनेटुआ में काम शुरू होने वाला है वो एक डेंजर स्पॉट है जहां सुनामी आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। लुडिन ने पूछा तो क्या हमें काम बंद करना होगा, तो काजुया ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, जल्दी काम शुरू करेंगे, लेकिन इस बार लोकेशन अलग होगी। सुनामी वहां भी आ सकते, लेकिन कोई नहीं जानता कि कुदरत अपना कहर कब बरसा दे।
तो कजुया वेनेटोवा को इस तरह बनाएगा कि उस पर किसी बड़े कहर का असर नहीं हो। कजुया ने बताया कि अगर बात रही धरती के हिलने की तो उसे भूकंप कहा जाता है, जो कि एक नेचुरल प्रक्रिया है। उसे घबराने की नहीं बल्कि तैयार रहने की जरूरत है। कजुया के प्लान है कि वो आपस में एक पत्थर जैसा एरिया तैयार करेगा जहां पर भागकर लोग कम से कम भूकंप से अपनी जान बचा पाएंगे, लेकिन इसमें टाइम तो काफी जाने वाला है। कजुया उसके लिए फॉर्बिडन आर्मी का मैजिक का इस्तेमाल करेगा। उसके पास लगभग हर समस्या का समाधान है। कजुया का संपर्न को देखकर लिशिया खुद को सबसे लकी समझती है कि कम से कम वो उसका शासन देखने के लिए जिंदा है। आयशा ने कहा कि मेरे महाराज को ना तो कोई मॉन्स्टर ना कोई सुनामी रोक सकती है। लिशिया ने उसे पूछा कि तुम्हें कजुया कैसा लगता है, तो उसने कहा कि उसके मन में कजुया के लिए बेशुमार इज्जत है और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान रहना उसके अपनों की जिम्मेदारी है। फिर कजुया वहाँ की शिप्स के बारे में एक्सप्लेन करता है, जिनका होना एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो लोग बड़ी शिप्स और बड़े इंजन बना सके। लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी आयरन शिप्स का इस्तेमाल इस दुनिया में सामान की आवाजाही और युद्ध के लिए सालों से किया जाता रहा है। उन्हें खींचने के लिए विशाल मॉन्स्टर्स को ट्रेनिंग देकर उनसे इसे खिंचवाया जाता है, क्योंकि ये लोग बारूद जैसी चीजों को खोज चुके हैं। इसलिए उन्होंने बड़े कैनन्स भी अपनी लड़ाकू शिप्स में लगाई हैं। हालांकि इन लोगों को मॉडर्न गन्स के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी ये लोग जादू की मदद से बंदूक और विस्फोट से भी खतरनाक हमला करना जानते हैं। कजुया काफी देर से यही सोच रहा है कि उनकी प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल वो आधुनिक बदलाव के लिए कैसे करेगा, और देखते ही देखते वेनेटोवा के काम भी जोर शोर से चल रहा है। आल्बर्ट भी मजदूरों के साथ हाथ बटा रहा है, लेकिन एक बात उसके समझ नहीं आ रही कि फॉर्बिडन आर्मी के मेंबर होते हुए भी उससे मजदूरी क्यों करनी पड़ रही है, और वो भी कायदे के अंडर, जो वहाँ की सुपरवाइजर है। आल्बर्ट ने उससे पूछा कि हमारा काम तो राज्य की रक्षा करना है, तो इस वक्त हमारे हाथ में हथियार की जगह फावड़ा क्यों है? ऐसा इसलिए था क्योंकि कई सारे बेरोजगारों को काम पर लगाने के बावजूद मजदूरी की कम पड़ रही थी, तो महाराज के आदेश पर फॉर्बिडन आर्मी को भी काम पर लगाया गया है ताकि काम फटाफट खींच सके। कुछ देर बाद सभी कारीगर आराम फरमाते हुए अपना लंच एंजॉय करते हैं। हाल्बर्ट के हाथों में एक बड़ा सा बर्गर है जिससे वो बड़े मजे से एंजॉय कर रहा है। कायदी ने बताया कि ये महाराज की बनाई नई डिश है, जिन्हें मिस्टिक फॉक्स की दी हुई सीजनिंग डालकर बनाया गया है। कजुया ने जैसे एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। कायदी कहते कि रोड्स का जाल फैलाने के बाद हम ऐसी ताजी सब्जियों पर रोज एंजॉय कर सकेंगे और इससे खाने की कमी दूर हो जाएगी। हाल्बर्ट खाने के बाद एक झपकी लेने वाला था, क्योंकि महाराज कजुया का भी मानना है कि एक झपकी काम करने की क्षमता को दोगुना कर देती है। लेकिन तभी कजुया लिशिया और आयशा के साथ साइड पर उनसे मिलने आता है। उसे देखते ही हाल्बर्ट उसके सत्कार के लिए खड़ा हो गया। हाल्बर्ट के हाव भाव पहले से काफी बदल चुके हैं, लेकिन इतनी फॉर्मेलिटी कजुया को रास नहीं आती। वो चाहता है कि हाल्बर्ट उससे उसके नाम से बुलाए। कजुया ने कहा कि हम दोनों एक ही उम्र के हैं, तो मुझे एक साथी या दोस्त समझ सकते हो। लिशिया ने पहली बार रोड्स बनते हुए देखा है, और वो क्या जाने कि मजदूरों को कितना पसीना बहाना पड़ता है एक रोड बनाने के लिए। एक गाढ़े तरल को देखकर जब उसने उसके बारे में पूछा तो कायदी ने बताया कि एक काला पदार्थ वोल्केनो से निकलता है, जो समय के साथ मजबूत होता है, ठीक सीमेंट की तरह। कजुया ने कहा कि हमारी दुनिया में ऐसी बनी सारी पुरानी इमारतें जो हजारों सालों बाद भी ज्यों की त्यों खड़ी हैं। फिर आगे चलते हुए उनकी नजर कुछ लैंप्स पर पड़ी जो अंधेरा ढलने के साथ खुद ब खुद जला लेती हैं। कजुया के ऑर्डर पर आयशा वार्डिंग ट्रीज के बारे में बताती कि ये पेड़ डार्क फॉरेस्ट से लाए गए हैं और खास किस्म के पेड़ हैं, जिनसे कुछ वाइब्रेशंस निकलती है जो जंगली जानवरों को दूर रखती है, और उनकी दूरी इस तरह है कि कोई जानवर उनके बीच से निकल नहीं सकता। इस तरह किसानों की मेहनत की फसल को जानवर तबाह कर देते हैं, और सरकार उन पर कुछ एक्शन नहीं लेती तो किसानों का काफी नुकसान होता है। तो कजुया ने इन पेड़ों को किसानों के लिए और मात्रा में भी लगवाना चाहता है। उसकी बात सुनकर कायदी सोचते कि सिर्फ एक ही इंसान इतनी दूर की कैसे सोच सकता है। फिर अचानक एक पंछी उनके पास आता है, जिसे वहाँ के लोग मैसेंजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके पास जो खत है वो आयशा के पिता ने भेजा है। उन्होंने लिखा है कि कल रात उनके गांव गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भूस्खलन आया, जिसने आधी आबादी को चपेट में ले लिया, और अभी भी बारिश का कहर उनके गांव पर टूट रहा है। ये खबर सुनते ही आयशा का मन बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। कजुया अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर कायदे से पूछते कि फॉर्बिडन आर्मी में कितने लोग हैं। जब उसे पता लगता है कि कुल मिलाकर 54 लोग हैं, तो बिना सोचे समझे कजुया ने उन्हें गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ले जाने का फैसला किया, और आयशा से कहा कि मैं तुम्हारे जितना स्ट्रांग तो नहीं, लेकिन अपनी एक आवाज पे मैं मदद के लिए लोगों को तैयार कर ही सकता हूँ। ये टाइम रोने का नहीं, बल्कि जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने का है। लेकिन गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एल्फ्रेडीन का कई मीलों की दूरी पर है, जहां पैदल या फिर घोड़े से पहुंचने में करीब 3 दिन का वक्त लगता है। लेकिन 3 दिन में तो तूफान पूरे फॉरेस्ट को अपनी चपेट में ले चुका होगा और वहां पहुंचकर भी कुछ ज्यादा नहीं होगा।
कजुया को समझ नहीं आ रहा कि आखिर रास्ता कैसे तय किया जाए। तभी उसकी नजर एक मॉन्स्टर पे पड़ी जिसकी रफ्तार इंसानों से तो ज्यादा है, और सभी कुछ ही देर में गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की ओर जरूरी सामान लेकर निकल पड़े और करीब 1.5 दिन में वहां पहुंच गए। ऐसा के पिता डार्क एल्फ्स के चीफ वार्डन उडगार्ड ने उनका स्वागत किया, लेकिन फॉर्मेलिटीज में समय बर्बाद करना कजुया को पसंद नहीं। उसने सीधा वहां की हालत के बारे में उनसे जानना चाहा। उन्होंने बताया कि करीब 100 लोग लापता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 40 लोगों के बारे में हमने खबर मिली है। कजुया ने फटाफट से उन सभी की लिस्ट ली ताकि वो पहाड़ी पर जाकर उन लोगों के बारे में पता लगा सकें जो लापता थे और लेकिन जिंदा हैं। वार्डन चाहता है कि उन्हें आयशा लीड करे, क्योंकि अपना पूरा बचपन उसने यहीं बिताया और सभी रास्तों के बारे में भली-भांति जानती है। कजुया ने सबके सामने अनाउंस किया कि जहाँ भी हल्की हलचल या किसी की आवाज सुनाई दे तो तुम्हें जल्दी हो सके एक्शन लेकर उनकी मदद करनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर तूफान आने का थोड़ा भी शक हो तो वहां से बिना सोचे रेस्क्यू ऑपरेशन छोड़कर भागने में बेहतर होगा, क्योंकि हम और लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। और तभी रेस्क्यू शुरू होता है। कजुया को किसी जिंदा इंसान का पता लगता है जो उसे फंसा हुआ मिलता है। उसे निकालने के बाद हाल्बर्ट पूछता है कि आपको इसके बारे में कैसे पता लगा। कजुया ने उसे एक चूहा दिखाकर जैसे अपनी एबिलिटी से कंट्रोल पा रहा हो। हाल्बर्ट को सब समझा ही रहा होता है, तभी अचानक कजुया उल्टी करने लगता है क्योंकि उस चूहे ने पत्थर से कुचली लाश को देख लिया। शाम के होते वक्त सारे जिंदा लोगों को बचा लिया गया, जिसके लिए वार्डन कजुया का दिल से आभारी है। तभी आयशा भागकर आती है और दूसरी यूनिट के आने की खबर देती है, पर अब तो उसका कोई काम नहीं है। कजुया एक डार्क एल्फ को रोते देख उसे बताता है कि बेशक दूसरी यूनिट ने आने में देर कर दी, लेकिन कुछ काम अभी भी बाकी है जिन्हें कजुया पूरा करके ही रहेगा, जैसे कि घायलों का इलाज करना, नए मकानों और सड़कों को तैयार करवाना। वो एल्फ कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम किसी मरे हुए इंसान को जिंदा तो नहीं कर सकते। उस एल्फ के भाई ने आकर बताया कि वो अपनी पत्नी को खो चुका है और उसकी बेटी भी मौत के कगार पर झूल रही है और वही इसके जीने की आखिरी उम्मीद है। रॉपथॉर के भाई ने उसे समझाया कि महाराज को कोसने से कुछ फायदा नहीं, ये टाइम अपनी की बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना करने का है। उसके आंसुओं ने जैसे कजुया की आत्मा को झंझोर कर रख दिया। कुछ देर बाद जब आयशा कजुया से जंगल की चटाई के बारे में बात करने आई तो उसने बताया कि गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की चटाई करके भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जिस रेट से यहाँ बाढ़ आती है यहाँ बसावट करना नामुमकिन होगा। कजुया ने उस जंगल में एक अजीब तरह की वाइब्रेशन को महसूस किया है, जैसे जमीन अभी भी सरक रही है। कुदरत इतनी कमजोर नहीं कि लोगों को उसे बचाना पड़े, बल्कि इंसानों को हाथों की कुदरत का नाश होता है। हम ही लोग हैं जो कुदरत को उसके हिसाब से डालने से रोकते हैं और उसे अपने जीवन के लिए डालने की कोशिश करते हैं। फिर आयशा को छोड़कर सभी एल्फ्रेडिन की ओर निकल पड़ते हैं। लिशिया ने जब कजुया का शुक्रिया किया तो उसने कहा कि सभी ने अपनी ड्यूटी ठीक से निभाई, सिर्फ उसे छोड़कर। एक राजा का काम किसी इमरजेंसी में मदद पहुंचाना तो होता ही है, लेकिन उसका पहला कर्तव्य आने वाली चुनौतियों से पहले उसे तैयार रहना होता है। फॉरबिडन आर्मी ने जो किया उसने काफी लोगों को मरने से बचाया, लेकिन उनका क्या जिन्होंने अपने लोगों को खोया। कजुया खाने की कमी और ड्यूकडॉम्स में इतना बिजी हो गया था कि उसने बाकी की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दिया और इतना कहती कजुया फुट फुट कर रोने लगा। अगले दिन हम जूना डोमा को कजुया के कमरे में आता देखते हैं, जो अभी भी कई सारे पर्चों के बीच में काम में लगा हुआ है। जूना को लिशिया ने बताया कि कजुया कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं रहा है। कजुया काम में इतना मकसूर हो जाता है कि उसे सोने का ख्याल ही नहीं आता। जूना धीरे उसके बेड पर बैठ जाती है और उससे बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटने को कहती है। जूना उसके सर पर होले होले हाथ फेरते हुए कहने लगती कि राजकुमारी लिशिया अपनी आराम और खाने पीने की काफी चिंता करती है। वो जानती कि आप उसके सामने एक्टिव दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन ये क्या, कजुया तो बच्चों की तरह बिल्कुल शांति से सो गया। फिर पता नहीं क्यों जूना उसके बगल में खड़ी होकर अपनी मीठी आवाज में लोरी गाने लगती है। कुछ देर बाद ड्यूक गेरमाइन कैस्टर लोग सिटी की महारानी के बीच की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ कैस्टर कजुया से कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो हीरो है नहीं, वो बस उससे नफरत करता है और उसे सिंहासन से हटाने के लिए युद्ध करने के लिए भी तैयार है। लेकिन कार्टर को उससे कुछ खास शिकायत नहीं, क्योंकि उसके लिए शहर की खुशहाली और तरक्की से ज्यादा कोई और चीज मायने नहीं रखती। उसे लगता है कि आसपास के राज्य सिर्फ यही चाहते हैं कि हम सब में एक दूसरे पर टूट पड़े ताकि उन्हें हम पर सटीक वार करने का मौका मिल जाए। शायद उसका मतलब प्रिंसिपलिटी ऑफ अमेनोडियस से है, जो लेटर कजुया ने भेजा था और उसमें गायसा के खिलाफ साजिश चल रही थी। जब एल स्कैटर ने दुख करमाइन से पूछा कि आपका नए किंग के बारे में और उसके भेजे हुए लेटर के बारे में क्या सोचना है, वो चाहती कि ड्यूक इस बात को साइड में रख के बात करे कि कजुया एक सक्षम राजा है नहीं, लेकिन उसने साफ कहा कि राज्य चलन इस नए लड़के की बस की बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण उसके लिए गए फैसले हैं। उसे लगता है कि कजुया जो भी फैसले लेता है वो सब बिना सोचे और बिना किसी और परामर्श के लेता है, माना कि उसे दूसरी दुनिया से आह्वान करके बुलाया गया है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि उसे हमारी प्रार्थनाओं
और हमारी हिस्ट्री और ट्रेडिशन के बारे में कुछ नहीं मालूम। कजुया ही है जिसकी वजह से सभी पुराने शावकों को निकाल दिया गया है। उसकी इस बात पर एसएल कार्टर नाराज है और उठकर जाने लगती है। तो कैस्टर उसे याद दिलाता है कि इस वक्त वो ड्यूक कैरामाइन की सभा में है, इसलिए ऐसा करना ड्यूक का अनादर करना होगा। ड्यूक ने कहा कि जब कजुया अपनी दुनिया में लौट जाएगा तो वो फिर एक बार एल्बर्ट को राजगद्दी पर देखना चाहेगा और सिर्फ उसे ही अपना राजा मानकर उसकी सेवा करेगा। एसएल कार्टर ने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप एसेला, कार्ला और काल के साथ अपना संबंध तोड़ बैठेंगे। उसका मतलब है कि जब कजुया उन्हें हरा देगा तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी खो बैठेंगे। और तभी कार्ला अचानक अंदर आ जाती है, जो कैस्टर की बेटी है, अपने पिता के मान के लिए मर मिटने को तैयार है। असल में उसे लगता है कि कजुया ने कुछ जरूर चाल पट्टी खेलकर एल्बर्ट को राजदग्गी से हटाया होगा और उसकी दोस्त लिशिया से जबरदस्ती एंगेजमेंट फिक्स की है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपैलिटी ऑफ अमोनिडिया के राजा गयासा को उसके हाथ में एक लेटर है जो उसे जॉर्ज कैरामाइन ने भेजा है। उसके बेटे ने जब उस लेटर के बारे में पूछा तो गयासा ने बताता है कि जॉर्ज कैरामाइन बुढ़ा होने वाला है, लेकिन इनिशिएशन एक्सेप्ट करके उसने साबित कर दिया कि वो दिमाग से अभी भी इमेच्योर है। अब बारी है युद्ध का डंका बजाने की। वो अपनी सेना जल्दी वहां पर भेजकर दुश्मन को अपनी ललकार सुनाना चाहता है। गयासाको को पूरी तरीके से मालूम है कि उसने 3 ड्यूक डॉम्स और कजुआ के बीच चिंगारी भड़काने का काम तो अच्छे से कर दिया है। अब बस इंतजार है लोहे के गर्म होने का, ताकि वो हथौड़ा मार सके। फिर डिट्रॉन की बेटी रोरोआ को दिखाया जाता है। ये वही लड़की है जिसे कजुआ को भेजे हुए खजाने के साथ दिखाया गया था। रोरोरा अपने भाई और अपने पिता से बहुत परेशान है क्योंकि उनकी चालाकी किसी दिन अमेनोडिया को दरोदर को बर्बाद कर देगी। उसे लगता है कि एल्फ्रेडिन राज्य इस वक्त अच्छे हाथों में है और वहाँ की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, जिसका फायदा उठाकर वो और अच्छे संबंध बन सकते हैं। कुछ देर बाद हकूमा कजुया को खुशखबरी देता है जिसमें उसे पता चल जाता है कि जिस खाने की समस्या पर वो काफी दिनों से काम कर रहा था वो अभी काफी हद तक ठीक होने लगी है। गाड़ी फिर से पटरी पर आती दिख रही है और अब वो अपना ध्यान बाकी दूसरी चीजों पर लगा सकता है। उसने बताया कि राजनीतिक सलाहकार मैचिवेली ने अपनी किताब में बताया है कि एक राजा अगर क्रूअल नहीं होता तो उसकी जनता तो उससे खुश रहती है, लेकिन इससे उसके विरोधी राजा उसे कमजोर समझकर वार कर सकते हैं। इसलिए अगर राजा अपने साम्राज्य को चलाना चाहता है तो उसे क्रूअल्टी और ह्यूमिलिटी के बीच में बैलेंस बनाना आवश्यक है। कजुया को हकुमा का प्लान भी क्रूअल्टी से भरा हुआ लगा। उसका कहना है कि चाहे वार एक करो लेकिन जोरदार करो। उसकी बातें कजुया को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उसे अपने दादाजी के शब्द याद आते जो चाहते थे कि कजुया अपना परिवार बनाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करे। तभी कजुया खड़ा होकर कहता है कि दुश्मनों को धूल चटाना का वक्त आ गया है। फिर एमोनिडिया की राजधानी में हम गयासाका को देखते हैं जो अपने जॉर्ज के हमले के साथ एल्फ्रेडिन पर धावा बोलने के लिए तैयार है। उनका निशाना साउथ ग्रेन बेल्ट है। ये उनकी जमीन है जिसे 50 साल पहले हड़प लिया गया था। तभी एक कॉलबर्ट नाम का लड़का सामने आया और उसने कहा कि हुजूर एल्फ्रेडिन पर हमला करने से पहले एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि अगर युद्ध शुरू हुए तो कई सारे लोग भूखे मर जाएंगे। थ्रॉन उसके करीब आकर उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है। शायद उसे पसंद नहीं कि कोई डोमेस्टिक अफेयर्स का आदमी आकर उसकी प्लानिंग में टांग अड़ाए। कॉलबर्ट ने कहा कि बाकी के देश इसी फिराक में है कि अब आप एल्फ्रेडिन पर हमले के लिए निकलें और तब वो हमारे राज्य में घुसपैठ की कोशिश करें, क्योंकि सभी इंसानों का मकसद सिर्फ एक ही है, डीमन लॉर्ड से छुटकारा पाना। इसलिए मैनकाइंड डिक्लेरेशन के अनुसार हमें साथ मिलकर चलना है, नहीं तो सभी जानते कि इंसानी राज्यों के बॉर्डर्स पर जरा सी हलचल डीमंस को जगा सकती है, जिससे हम सब और भी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। कॉलबर्ट की इन बातों को सुनकर गया सापनी अपनी तलवार से सर कलम करने ही वाला होता है लेकिन उसके बेटे ने बीच में कूदकर कहा कि एल्फ्रेडिन राज्य ने मेकिंग डिक्लेरेशन पर साइन नहीं किया, जिससे साफ जाहिर है कि उन्हें सबके साथ चलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कॉलबर्ट बेचारा अपनी बात रखता इससे पहले कि महाराज ने उसे उसकी फाइनेंस पोस्टें खारिज कर दिया, और जब वो मुंह लटकाकर बाहर की ओर आ रहा था तो रोरोना ने उसका रास्ता रोका और उसके चेहरे की हालत देखकर वो समझ गई कि उसकी हालत उसके पिता के अलावा कोई नहीं कर सकता। रोरोरा के पास एक प्लान है जिसमें कॉलबर्ट का वो साथ चाहती है। सभी इंतजाम कर लिए, बस उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब होना पड़ेगा। साउमा कजुमा ने लिसिया से कहा कि वो तीनों ड्यूकडॉम्स से अभी बात करना चाहता है, जिसके बाद वो सीधे जेमस्टोन ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंचते हैं जहां तीनों ड्यूकडॉम्स से संपर्क किया जा रहा है। सायुमा कजुया अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वो अभी महाराज एल्बर्ट के आदेश पर इस राज्य को चला रहा है। इंट्रोडक्शन होते ही कजुया ने कहा कि आप सभी ने मेरे फैसले को उल्लंघन किया है। इससे तो सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि आप सभी को देशद्रोही समझा जाना गलत नहीं होगा। वो एसएल वॉल्टर उससे कुछ सवाल करना चाहती कि कजुया क्यों चाहता है कि तीनों ड्यूकडॉम्स उसका ऑर्डर माने और एक साथ हो जाए। कजुया ने बताया कि वो उनकी सेना को फॉरबिडन आर्मी में शामिल करके एक नई सेना तैयार करने वाला है, लेकिन उससे पहले उन सबका साथ बहुत जरूरी है। तभी कास्टर बीच में बोल पड़ा कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या करने जा रहे हो?
अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर राजा बन जाए और अपनी अपनी चलाकर अपनी जाति के लोगों के लिए काम करे तो जाहिर है कि बाकी की जातियों के लिए एक बेइज्जती है। आज तक ड्यूकडॉम्स की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ और इसलिए हम चाहते कि हम अपने पूर्वजों के दिखाए रास्ते पर चले। कजुया ने बताया कि आज जो हालत है वो भी आज से पहले कभी नहीं हुई। प्रिंसिपलिटी ऑफ अमोनोडिया हमारी जमीन हड़पना चाहती है। टर्गिस राज्य में अपनी सीमा बढ़ाकर हमें उसमें शामिल करना चाहता है। अगर उन्हें छोटा सा भी सुराख दिखा तो वो बिना देरी करे इस पूर्वजों की धरती को हड़प लेंगे और यही कारण है कि हमें अपनी शक्तियों को एक करने की जरूरत है। जब कैस्टर ने कहा कि अगर तुम्हें धोखा दिया तो कजुआ कहता है कि तुम्हें बिना सोचे मेरा सर शरीर से अलग कर सकते हो। कुछ देर शांति के बाद एसएल वॉल्टर ने पूछा कि उस गल्फ कोस्ट के बारे में क्या जो आप समुद्र किनारे पर बना रहे हैं, इससे लगून शहर का क्या फायदा होगा। तो कजुया ने बताया कि वो पोर्ट बिजनेस जैसे आयात निर्यात और टूरिस्ट के घुसने के लिए होगा, लेकिन हमारी नेवल शक्ति तो हमेशा लगून सिटी ही रहेगी। उसके जवान ने एसएल वॉल्टर का दिल जीत लिया। उसने धरती माँ की कसम खाकर हमेशा कजुया की सेवा करने का प्रण लिया। जब कजुया ने कैस्टर का साथ मांगा तो उसने कहा कि मैं हमेशा एल्फ्रेडेन की भलाई के लिए काम किया है, लेकिन एक बात मेरे मन को कचोट रही है कि किंग एल्बर्ट ने बिना किसी से सलाह लिए कजुया को गद्दी पर कैसे बिठा दिया। पर इसका जवाब तो खुद कजुया भी नहीं जानता है। और लिशिया कहते हैं कि ये उसके पिता की जिद का नतीजा है जो आज कजुया किंग है और यही सच्चाई है। पर जो भी हो, कैस्टर अब उनका साथ नहीं देने वाला और उसने फैसला कर लिया कि वो ड्यूक कैरोमाइन के साथ ही रहेगा, ज्यादा जहाँ रेड ड्रैगन सिटी के 100 नाइट्स भी हैं। और अब उस सबकी नजरें टिकी हैं आर्मी जनरल जॉर्ज कैरोमाइन के फैसले पर। लेकिन कजुया उसका फैसला शायद पहले से ही जानता था जब जॉर्ज ने करप्टेड लोगों के साथ दिया था। लेकिन कजुया जरूर जानना चाहेगा कि इसकी क्या वजह है कि उसके मन में उसके लिए इतनी खटास है। जॉर्ज 55 सालों से भी ज्यादा टाइम से एल्फ्रेडिन के लिए सर्व कर रहा है और उसकी शक्ति भी अब इतनी नहीं है, लेकिन अगर उसका एक फैसला एल्फ्रेडिन का भाग्य निश्चित कर सकता है तो वो जरूरी इन बदलावों का विरोध करना पसंद करेगा। कजुया ने उसे अड़ेड़ उम्र के बेवकूफ कहा और उनके बीच एक गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होने से पहले कजुया बताना चाहता है कि इस लड़ाई में अगर किसी ने मासूम लोगों को घसीटने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, और अगर तुमने से कोई भी हारा तो उसके साम्राज्य के संभालने की जिम्मेदारी जीतने वाले की होगी। कैस्टर भी यही चाहता है कि अगर वो हार भी जाए तो उसकी प्रजा कम से कम सुरक्षित रहे। मीटिंग खत्म होने से पहले ही जब जॉर्ज उठकर जाने लगा तो लिशिया ने उसे रोकर अपनी चोटी को काटकर ये प्रण किया तो वो सोमा और कजुया के साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और इसी के साथ के मीटिंग से कैस्टर और जॉर्ज चले जाते हैं। कजुया खुद से नाराज है कि वो उन दोनों को कन्विंस नहीं कर पाया, लेकिन आखिरकार ये फैसला तो उन्हीं का था। तभी अचानक कजुया ने देखा कि जूना डोमा एसएल वॉल्टर के साथ है, क्योंकि उसी के समझाने पर डचेस वॉल्टर कजुया के साथ देने के लिए तैयार हुई। जूना वॉल्टर की पोती है और उसी ने जूना को कजुया पर नजर रखने के लिए भेजा था। अब इस लड़ाई में सिर्फ वो ही नहीं बल्कि कजुया के सभी दोस्त भी उसके साथ हैं। अगले दिन एमेनिडिया के 30,000 सैनिक उर्सुला पहाड़ियों के रास्ते से अल्टोमोरा पर हमला करने निकल पड़े। कयाजिस्ट को बताता है कि उनकी फसल उन्हें काफी पसंद आई और साफ है कि उनके छोटे से राज्य में इसकी खपत भी इतनी नहीं है। उसने जिस्ट को 2 रास्ते दिए तो चुपचाप वो गेट खोल दे या फिर अपने लोगों को मरते हुए देखे। जिसने कहा कि इस वक्त उनके पास युद्ध करने का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उनकी आधी आबादी तो लड़ ही नहीं सकती, इसलिए वो एमेनिडिया से दया की भीख मांगता है। कायासा ने कहा कि तुम लड़ो या ना लड़ो, मैं जब चाहूं तुम पर हुकूमत जमा सकता हूं। जिसने कहा कि वो उनकी बात समझ पा रहा है, लेकिन उसके राज्य में कई बेवकूफ लोग बसे हैं जिन्हें समझाने के लिए उसे थोड़े वक्त की जरूरत है। राजा के बेटे ने चुपचाप राजा के कान में कहा कि हमें अपनी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, अगर हम इन्हें मारना शुरू कर देंगे तो अपनी संख्या कैसे बढ़ा पाएंगे। कयासा को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसने जिस्ट को एक मौका दिया और वो भागकर अपने शहर की तरफ लौट गया। ये समझो कि ये जमीन अब उनकी हुई, प्यार से नहीं तो खून से। कैरामाइन के पास 40,000 सैनिक और कजुया के पास सिर्फ 10,000 सैनिक हैं। उसके सभी सैनिक कैरामाइन से लड़ने में व्यस्त रहे तो वो दूसरों की मदद क्या खाक कर पाएगा। वहीं हम एल्फ्रेडीन में देखते हैं कि कुछ दुश्मन अपनी पूरी ताकत से साथ एक महल को नष्ट करने में लगे हैं। वो महल रातों रात उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ है, जिस बात से उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। हाल्बर्ट और कायदी भी सरमोता प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर पहली बार तो चौंक गए थे, लेकिन कजुया ने 3 डुकडॉम्स को बातों में उलझाकर अपनी फॉरवर्डीन आर्मी इस महल के निर्माण करवाया। अगली पल हाल्बर्ट अपना भाला उठाता और उस जलते हुए भाले को उन दुश्मनों पर फेंकता है, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। कायदी ने उन तोपों को देख लिया जिन्हें वो अब दुश्मन तैयार कर रहे हैं। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हैं और इतने में उन्हें कुछ समझ आता है। दुश्मन का एक ही हमला उनकी किले की हालत खराब कर देता है और फिर एक के बाद एक हमले देखने को मिलते हैं। अचानक एक डार्क एल्फ निकलकर उन कैनन बॉल्स को हवा में ही तबाह करना शुरू कर देता है। दरअसल सर गॉड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट का वही एल्फ है जिसकी बेटी को कजुया ने समय देते ढूंढ निकाला था, और अब वो बिल्कुल ठीक है। सुर उस वक्त तो उनका धन्यवाद नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार वो उनकी मदद करके उनका एहसान चुकाना चाहता है।
सूर ने बताया कि उसकी बेटी भी हाल्बर्ट की तरह फॉरबिडन आर्मी की मेंबर बनना चाहती है। कुछ ही पलों में किले का गेट खुलता है और लुडविन अपना सेना के साथ दुश्मनों पर धावा बोल देता है। लुडविन ने कहा कि किसी भी तरह का रहम ना खाते हुए दुश्मन सेना को खत्म करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, और इसी के चलते एक भयानक युद्ध देखने को मिलता है। ड्यूक कैरेमाइन के योद्धा जानना चाहते कि आखिर वो इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं। जॉर्ज गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम्हें सिचुएशन का अंदाजा है भी या नहीं। दुश्मन सिर्फ 10,000 हैं और हम लोग 40,000 हैं, और हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक सैनिक कहता है कि हम हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं जब हम उन्हें एक झटके में खत्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ देर पहले हमने देखा था कि कैसे उनके हमलों को रोका जा रहा है और सैनिकों को मारा जा रहा है। शायद कजुया किले में नहीं है क्योंकि फॉरबिडन आर्मी सिर्फ अपना बचाव कर रही है। अगर कजुया होता तो जरूर उनके खिलाफ पलटवार करता। इसका मतलब है कि जॉर्ज अपने कुछ सोल्जर्स को बलि देकर कजुया के ठिकाने का पता लगाना चाहता है। ये लड़ाई काफी लंबी चलने वाली है, इसलिए जॉर्ज ने सभी सैनिकों और सेनापतियों को एक दिन की छुट्टी दे दी। और सब बहु ने पूछा कि क्या सब तैयार है ना। जब सूरज ढलने को आया तभी दैत्रो जिस्ट का इंतजार कर रहा था। जैसे उन्हें हमले की तैयारी की, एक तेज शोर शहर की ओर से उनके कानों में पड़ा। एक सैनिक अचानक उनके पास हफते हुए और कहा कि जिस्ट गिरोह ने सभी को एक साथ इकट्ठा किया है। तभी जिस्ट भी भागते हुए वहां आता है और अपने सर को एक बार फिर गयासाकी के कदमों में झुका देता है। वो इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता है। उसने कहा कि लोग काफी भड़के हुए हैं जिन्हें वो शांत करवाने की कोशिश कर रहा है। गयासा ने गुस्से से लाल होकर अपनी तलवार निकाली और कहा कि जब मैं तुम्हारा सर काटकर गेट पर लटका दूंगा तो डर के मारे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा और गेट खोल दिए जाएंगे। उसके बेटे ने कहा कि हर किसी को अपनी जमीन प्यारी होती है तो हमें इसे एक मौका देना चाहिए। तभी जिसने अपनी जैकेट से कुछ सोने की डस्ट निकालकर उसके सामने रख दी और अपना बड़ा दिल दिखाने की प्रार्थना करने लगा। ग्रिस ने कहा कि कल दोपहर तक जब तक इस पेड़ की छाया मेरी इस गैथरी में तक नहीं पहुंच जाती तब तक और इंतजार करिए, नहीं तो आप जब चाहें हमला कर सकते हैं। इस बार ये उसका आखिरी मौका है, जिसके बाद गयासा से किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी। इसी के साथ रात ढल जाती है और जिसके के सामने इस वक्त बैठी है एसएल वॉल्टर। इसका मतलब वो इस वक्त एल्यूमिनियम को कहता है कि इतने सोने में तो हम नई भाड़ी की सेना तैयार कर सकते थे, लेकिन आखिर किराए के लोग तो किराए के ही होते हैं। जहां उन्हें ज्यादा पैसे दिखते हैं वो दम हिलाकर वहां भाग जाते हैं। फिलहाल एसएल वॉल्टर का सामना एक साथ तीनों दुश्मनों से है। लगता है कि कजुया ने एसएल वॉल्टर को अपना दोस्त बनाकर भेजा है, जिसने कहा कि कैस्टर और जॉर्ज को आपके यहाँ होने की बात पता चलना रिस्क भरा हो सकता है। एसएल वॉल्टर को यहाँ आने में करीब 3 दिन लगे, लेकिन महाराज को यहाँ आने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े। किसने सोचा था कि एसएल वॉल्टर इतनी शातिर निकलेगी। जिसने बताया कि उनके पास सिर्फ कल दोपहर तक का वक्त है। वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन अगर महाराज ने थोड़ी भी देर की तो वो बेमौत मारा जाएगा। रात के खाने के बाद कैदी और हाल्बर्ट एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिता रहे हैं। कैदी प्यार से हाल्बर्ट के कंधे पर सर रखती है और कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे हर मुसीबत छोटी नजर आती है। वो शायद हाल्बर्ट से कुछ प्यार भरा कहना चाहती है, लेकिन अचानक उसने बात को पलट दिया और कहा कि जब युद्ध खत्म होगा तो हम मिलकर एंजॉय करेंगे। अगले दिन सुबह फिर से युद्ध चरम पर लेने लगता है, लेकिन कायदी ने नोटिस किया कि आज सैनिक थोड़ा हल्का वार कर रहे हैं। वैसे तो ये अच्छी बात है, लेकिन सोचने वाली बात यह कि कायदी को लगा कि हो सकता है कि दुश्मन एक नई रणनीति बना रहे हों। उसने हाल्बर्ट को चौकन्ना रहने को कहा क्योंकि जिस तरह वो बैठे हैं वो जमीन पर भी गिर सकता है। गयासाकी के सामने जो पोटली जिसने छोड़ी थी वो धूप उससे सिर्फ कुछ इंचेस की दूरी पर है। उसके बेटे ने युद्ध के लिए सबको तैयार रहने को कहा। तभी हाल्बर्ट ने नोटिस किया कि उनकी तरह वायु सेना तेजी से बढ़ रही है, वो सेना जो ड्यूक कास्टर वार्गस की है। फिर हमें एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है जहां कैस्टर नागरिकों की सेफ्टी के बारे में पूछ रहा है। लगता है कि कजुया के लिए उसके ख्याल अब बदलने लगे हैं, क्योंकि कजुया की राजनीति को अब कैस्टर सराहने लगा है। उसके सलाहकार ने पूछा कि हुजूर क्या आपने मन बदल लिया है। कास्टर कहता है कि हाँ, लेकिन अब इसका कुछ फायदा नहीं क्योंकि अब देर हो चुकी है। सलाहकार ने पूछा तो आप फिर जॉर्ज कैरेमाइन के साथ छोड़ देंगे। कैस्टर ने बताया कि वैसे तो वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कैरेमाइन जैसा भ्रष्ट लोगों के साथ देना भी उसे पसंद नहीं है। स्काउट पेट्रोल रिपोर्ट्स के अनुसार फॉरबिडन आर्मी के 10,000 सैनिक हैं, लेकिन किंग साउमा के अभी तक कुछ पता नहीं है क्यों और वो कहाँ है और क्या चल रहा है। कैस्टर का सेवक ने बताया कि उनके पास फिलहाल 100 नाइट्स हैं, जो चांसेस कैस्टर के हारने के ज्यादा दिख रहे हैं। कैस्टर जानता है कि कजुया के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि वो पहले उसे हराकर सारी एयरफोर्स अपने कब्जे में ले ले और फिर ड्यूक कैरेमाइन पर दावा बोल दे। हो सकता है कि कजुया के मन में ये बात पहले से ही चल रही है। हो सकता है कि कजुया छिपकर इसी फिरात में हो। तभी कार्ला भागकर आती है और कजुया के मिलने की खबर देती है। उसने कजुया को एक बड़ी सी लड़ाकू शिप में देखा है जिसे 2 बड़े मॉन्स्टर्स की मदद से खींचा जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह कि उस शिप में उसने पहिए लगाए हैं जिनकी मदद से कजुया तेजी से उनके साम्राज्य की ओर बढ़ रहा है।
कजुआ का मैसेज है कि उसे ये करना पड़ा क्योंकि उसके पास ना तो ज्यादा सैनिक है और ना ही कोई दूसरा रास्ता। जब कैस्टर ने उससे पूछा कि वो अल्बर्ट की शिप को रेड ड्रैगन सिटी में क्यों लाया तो उसने कहा कि जाहिर है मैं तुम पर हमला करने आया हूँ, कि ना तो खेल खेलने। कास्टर ने कभी नहीं सोचा था कि एक शिप कभी जमीन पर भी चल सकती है, लेकिन फ्यूचर में उसे और भी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। कजुआ कैस्टर को सरेंडर का मौका जरूर देता है क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि इस लड़ाई में किसी का नुकसान पहुंचे। इसी के साथ कैस्टर के किले पर लगातार धमाके होने लगे और कार्ला कजुआ को कब्जे में लेने के लिए अपने उड़ान खटोले पर निकल जाती है। अब उन्होंने बॉम्ब गिराकर धमाके करने की कोशिश तो की, लेकिन कजुआ की सेना ने उसके बराबर पलटवार किया। उन्होंने फैसला किया कि अब शिप के पहिए नष्ट करने का अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर उनकी सेना नीचे की ओर जाने का फैसला लेती है और ताकि कजुआ को जिंदा पकड़ सके, क्योंकि अगर कार्ला ने उसकी जान ली तो उसके दोस्त लिशिया उसे कभी माफ नहीं करेगी। कार्ला ने अपने प्लान के अनुसार शिप के पहियों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन वो ये देखकर चौंक गई कि इस पूरी शिप पर कोई जिंदा इंसान तो था ही नहीं, बल्कि कजुआ ने कैनन चलाने के लिए उस पर रोबोटिक आर्म्स फिट किए हुए थे। सवाल ये उठता है कि अगर कजुआ शिप पर नहीं है तो वो कहाँ पर है। कार्ला का शक बिल्कुल सही है। कजुआ कैसल में पहुंच चुका और अपनी प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार है। जब कैस्टर ने उससे पूछा कि तुम अंदर किस रास्ते आए तो कजुआ ने बताया कि आपने सीक्रेट रास्तों से बाहरी किताब आपको लाइब्रेरी में नहीं छुपानी चाहिए थी। कास्टर समझ गया कि उसने रेड ड्रैगन की ब्लूप्रिंट की किताब को मिल चुकी है, क्योंकि उनका आमना सामना पहली बार हुआ है। तो शुरुआत उन्होंने इंट्रोडक्शन से की। कैस्टर ने उसे अपने सेनापति टॉलमैन से भी मिलाया, क्योंकि अगर उसकी हार हुई तो टॉलमैन के जरिए कजुआ उसकी सेना को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर कैस्टर की अपनी हार का इतना ही कॉन्फिडेंस है तो वो खुद को सही सलामत सरेंडर क्यों नहीं कर देता। कैस्टर बुज़दिलों में से नहीं है जो बिना लड़े अपने साम्राज्य और अपनी सेना किसी को भी सौंप दे। वो अपनी तलवार लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, आयशा भी अपनी 20 किलो की तलवार के साथ उसके सामने खड़ी हो गई। जाहिर है आखिर कजुआ है तो एक आम लड़का ही। आयशा ने ये कास्टर पर ये कहते हुए हमला किया कि इससे पहले कि वो उस महाराज पर हमला करे उससे पहले उसे ऊपर पहुंचा देगी। इसी के साथ दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। कैस्टर को अब एक डार्क एल्फ की ताकत का अंदाजा होने लगा है। आयशा ने कहा कि बेशक मेरे पास जानलेवा शक्ति है, लेकिन वो सभी कजुआ पर कुर्बान है। चाहे कुछ भी हो आयशा मर सकती है, लेकिन अपने महाराज को बाल विवाह का नहीं होने देगी। कास्टर उसकी वफादारी से काफी खुश है, क्योंकि कार्ला भी उसी की तरह स्वाभिमानी और वफादार है। कास्टर ने कभी नहीं सोचा होगा कि कजुआ के डमी में से खुद लिशिया निकलेगी। लिशिया ने बाहर आते ही अपना आइस स्वॉर्ड माउंटेन अटैक किया तो कास्टर को कैद कर लिया। फिर आयशा की एक ही वार से कास्टर दूर जा गिरा और घायल हो गया। कैस्टर ने डटकर सामना करने के बाद अपनी हार कबूल कर ली, लेकिन एक सवाल वो राजकुमारी लिशिया से पूछना चाहता है कि क्या कजुआ वाकई में राजा बनने के लायक है। लिशिया तो कजुआ को जानती ही है। उसने कहा कि कजुआ जैसा राजा उसके लिए एक आदर्श राजा है, जिसमें एक लीडर होने की सारी खूबियां हैं। अगर एल्बर्ट ने कजुआ से उसका राज वापस छीनने की कोशिश की तो वो अपने पिता के खिलाफ भी जा सकती है। कजुआ ने देखा कि बैटलशिप तबाह हो चुकी है, मतलब कार्ला अपनी सेना के साथ लौट रही है। उन्होंने बिना देर गवाए कास्टर को गले में कजुआ के स्लेव कॉलर पहना दिया, जिससे अगर किसी ने कजुआ को मारने की कोशिश की तो कॉलर वाला इंसान भी उसका शिकार बनेगा। तभी कार्ला वापस लौटकर अपने पिता को देखते जो गुस्से से लाल हो रहे थे और अपनी तलवार निकाल लेती है। कास्टर ने उसे समझाया कि अब हम हार चुके हैं और कैस्टर के गले में स्लेव कॉलर भी है। आयशा ने एक और स्लेव कॉलर कार्ला के गले में पहना दिया। कजुआ ने सेनापति टॉलमैन से कहा कि सेना को तैयार करके फॉरबिडन आर्मी की ओर ले चलो, पर टॉलमैन ने उससे एक सवाल किया, अब कार्ला और कैस्टर का क्या होगा। कजुआ इसका फैसला लड़ाई खत्म होने के बाद ही करेगा, क्योंकि अभी कुछ कहना मुश्किल है। दिन निकलने के साथ ही वो हवाई यान में सवार होकर अपनी किले की ओर चल देते हैं। अचानक लिशिया कार्ला की तारीफ करने लगी और उसकी क्वालिटीज के बखान करने लगी। कजुआ समझ गया कि वो ये सब अपनी सहेली की जान बचाने के लिए कर रही है, लेकिन उसने देशद्रोह का पाप किया है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर कजुआ चाहे तो उसे अपनी रखेल बनाकर भी रख सकता है, पर इससे लोगों का भरोसा उस पर टूट जाएगा। कार्ला ने कहा कि लिशिया तुम मेरे लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वो खुद को मुजरिम मानती है और एक सच्चा योद्धा अपनी मौत से कभी नहीं डरता। फिर हम वही सीन देखते हैं जो हमने कुछ देर पहले देखा था। हाल्वर्ट और कायदे कुछ वेबरीन्स को अपनी ओर दाते देखकर सोचते कि उन पर रेड ड्रैगन सिटी का हमला हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद वो समझ गए कि कजुआ ने जो कहा वो उसने करके दिखाया है। हम जीत गए। टॉलमैन के ऑर्डर्स पर उनकी सेना रैंडल किले पर उतरती है। हाल्वर्ट ने बताया कि यहाँ पर हमने काफी बढ़िया ढंग से दुश्मनों को बिजी रखा। जब कजुआ ने कहा कि ये तो सिर्फ एक दिन की बात थी तो हाल्वर्ट गुस्से से कहने लगा कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि वो लोग हम पर तोपों से हमला कर रहे हैं। कार्ला महाराज के साथ हाल्वर्ट को इस तरह बात करते देख थोड़ी हैरान है। वहीं जब एयरफोर्स की हार की बात जॉर्ज केरेमाइन के किले तक पहुंची तो उसके मन में चिंता हो गई और एक नया प्लान बनाने की जिद करने लगे।
और वो चाहते हैं कि जॉर्ज उन्हें बताए कि आगे क्या करना है। जॉर्ज ने पहले बेवुल्फ से नुकसान के बारे में पूछा तो उसे पता लगा कि अब उनकी सेना कजुया की फॉरबिडन आर्मी के आगे काफी कमजोर है और इसका मतलब हम ये लड़ाई हार चुके हैं। अपने राजा के मुंह से ऐसी बुजदिल भरी बातें सुनकर सबका खून खौल उठा। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम किले में कहीं इसी जगह छिप जाएं, जहां कुछ देर सुरक्षित रहकर हम आगे के लिए अपनी रणनीति तैयार कर सकें। जॉर्ज ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इससे अच्छा रास्ता बताता हूँ, और उसने सभी के गलों में अपने स्लेव कॉलर बंधवा दिए। लुडविन और उसके साथियों का जज्बा देखकर कजुया काफी खुश है, उन्हें इनाम देने का नक्की करता है। जब लुडविन ने पूछा कि हमें कैरेमाइन किले पर कब हमला करना चाहिए तो कजुया ने कहा कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर हम दोबारा जॉर्ज से मिलते, जो बेवुल्फ कहता है कि उसने अपनी जिंदगी काफी मस्त होकर और शान से काटी है और उससे किसी बात का गम भी नहीं है। और फिर उसने एक चौंकाने वाला काम किया। बेवुल्फ ने उसके गले में एक स्लेव कॉलर बांध दिया और जॉर्ज ने कहा कि फॉरबिडन आर्मी को हमारे सरेंडर का संदेशा भिजवा दो, और बाकी की जिम्मेदारी उसने बेवुल्फ और गलेब को दे दी। कजुआ को अब इशारे का इंतजार था और वो रेंडल के सफेद झंडे ने उन्हें दे दिया। जॉर्ज कैरेमाइन ने एक वाइन बॉटल निकाली जो उसे एल्बर्ट ने दी थी। जॉर्ज ने सोचा था कि वो इसे राजकुमारी की शादी वाले दिन खोलेगा, लेकिन उसे रिग्रेट रहेगा कि उसने लीशा को शादी के कपड़ों में नहीं देखा। लेकिन कजुआ के साथ वो खुश है, इतना ही उसके लिए काफी है। तभी बेवुल्फ भागते हुए आता और बताता कि महाराज कजुआ रेंडल में कदम रख चुके हैं और उन्होंने हमारी आर्मी को फॉरबिडन आर्मी का पीछा करने का आदेश भी दिया है। जॉर्ज समझ गया कि कजुआ का निशाना बड़ी मछली पर है। उसने कहा कि नए महाराज और एल्फ्रेडीन राज्य की जय हो। विमान में कार्ला कुछ परेशान दिख रही है, शायद उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कजुआ जीत का जश्न मनाने की जगह अब कहाँ जा रहा है। कजुआ ने बताया कि हम जो भी कर रहे हैं वो जॉर्ज कैरेमाइन के साथ के कारण ही कर पा रहे हैं। कजुआ ड्यूक डॉम से कभी लड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन एसेल वॉल्टर से उसकी कैदी थी, वो भी इसलिए क्योंकि वही कजुआ के बारे में सबसे ज्यादा जानती थी और शुरू से उस पर नजर भी रखे हुए थी। जैसा लीशा ने जॉर्ज कैरेमाइन के बारे में बताया था तो कजुआ को लगा कि उससे क्यों ना दिल से बात की जाए, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि वो कुछ भ्रष्ट लोगों के बारे में हमसे कुछ छिपा रहे हैं। कजुआ को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसने हाल्बर्ट के पिता ग्लेव से कुछ अकेले में बात की। उन्होंने बताया कि कैरेमाइन सभी भ्रष्ट लोगों को एक साथ करे और महाराज कजुआ के साथ एक युद्ध की घोषणा करें, ताकि नए महाराज उन्हें रास्ते से हटाकर राज्य के ईमानदार बना सके। कजुआ को पहले तो ये मजाक लगा और उसे गुस्सा भी आया, लेकिन यही हकीकत है। जॉर्ज कैरेमाइन जानता था कि आग मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। दिक्कत यहीं पर थी कि उन भ्रष्ट लोगों का एक अपना नेटवर्क था, जिसके कारण उनके सीधे खिलाफ जाना भारी पड़ सकता था। इसलिए ड्यूक डॉम्स का ये प्लान था कि वो कजुआ के हाथों इस प्रथा को अंत करवाए, और यहाँ तक कि सभी भाड़िके के सैनिक उनके ही कंट्रोल में है, जो पैसे भी खाते हैं और नमक हरामी भी करते हैं। कजुआ ने कहा कि अगर यही बात थी तो जॉर्ज ने उसे सीधे मुंह क्यों नहीं बात की। असल में ड्यूक डॉम जानते थे कि कजुआ ही एल्फ्रेडिन के लिए सबसे श्रेष्ठ राजा है और वो अपने राज भी उसे सौंपना चाहते थे, ताकि उनके राज्य से भी राजनीति की गंदगी दूर हो सके। कजुआ को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें उस पर इतना विश्वास कैसे है, जबकि वो तो कभी उससे मिले भी नहीं थे। यही वजह है कि कजुआ ने कास्टर को इस बारे में नहीं बताया। किसने सोचा था कि जॉर्ज कैरेमाइन अपने साम्राज्य की सलामती के लिए अपनी जान भी दे सकता है। वहीं पर गयास और जूलियस देखते कि कोई दीवार पर खड़ा है। ध्यान देने पर उन्होंने देखा कि वो तो एसेल वॉल्टर है, जो कॉन्फ्रेंस के दौरान लगून शहर में थी, लेकिन लगून से अल्टोमोरा आने में 3 दिन का वक्त लगता है, तो उसका यहाँ होना जरूर एक साजिश है। जाहिर है कि वो कजुआ के साथ मिली हुई है। एसेल वॉल्टर ने अपने फैन से एक ऊंची लहर उठाई, जिसमें कजुआ लाइव आकर सबसे बात करते हैं। वो बताता है कि हमने ड्यूक कैरेमाइन पर कब्जा करके उनकी सभी पावर्स को कब्जे में कर लिया है, लेकिन जब उसे पता लगा कि प्रिंसिपैलिटी ऑफ अमोनिडिया वहां आकर अपना दबदबा जमाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी उसके और ड्यूक डॉम्स के बीच चिंगारी भड़काकर, तो उसने फैसला किया कि गुस्ताखी का बदला वो जरूर लेगा। कजुआ ने सीधे गायस से कहा कि इस वक्त मैं तुम्हारी सजरमीन अमोनिडिया पर कब्जा करने जा रहा हूँ, और जब तक तुम राजधानी वैन पहुंचोगे वो जलकर खाक हो चुकी होगी। और इतना सुनते ही गायस और जूलियस बिना समय गवाए वैन की तरफ लौट चले। रोरोरा को पता लगा कि उसके पिता अल्टोमोरा से निकले चुके हैं, तो उससे चिंता होने लगी। एक बात से वो उसका भाई काफी डरे हुए थे कि कजुआ एक शातिर लड़का है, उसने जरूर उर्सोला माउंटेन्स में कोई जाल बिछाया होगा, क्योंकि वही यहाँ पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। और रोरोरा का मानना सही है। गायस अपनी सेना का साथ जब लौट रहा था तो उस पर हमला करने के लिए पहले से ही सैनिक वहां मौजूद थे। सेबेस्तीन ने बताया कि अब उनकी गिनती भी आधी हो चुकी है, लेकिन एमोनिडिया के कुछ लोग अभी भी लगातार उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर कजुआ वहां उनसे पहले पहुंचा तो उसके किले पर एल्फ्रेडिन का झंडा लहरा रहा होगा। जब गायस और जूलियस वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके राज्य पर अभी भी एमोनिडिया का झंडा लहरा है, मतलब अभी कजुआ किले तक नहीं पहुंचा। वो दोनों सेना लेकर जल्दी किले की ओर बढ़े, जहाँ कजुआ भी उनका पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रहा था।
और उनके आने की खबर सुनते ही कजुया ने लुडविन को संदेश भिजवाना चाहा ताकि उनकी पूरी सेना तैयार हो सके। दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे पर टूट पड़ी। गायस ने सेना से कहा कि दुश्मन को अमेनिडा के खून के अंगार का एहसास करा दो। लिशिया और हाल्बर्ट अपनी खूबियों का भरपूर इस्तेमाल करके पूरी ताकत से सेना से लड़ने लगे। वहीं आयशा और लिशिया भी पूरे जोश के साथ दुश्मन का मजा चखाने लगे और वो सभी अपने महाराज के लिए खून की नदियां बहा देंगे। कार्ला ने देखा कि कजुया के ध्यान कहीं और ही है। उसने कहा कि एक राजा का काम युद्ध से पहले और युद्ध के बाद का होता है, लेकिन कजुया को अगर मौका मिले तो वो भी अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है। हालांकि उसे डर जरूर लगता है, लेकिन कजुया की एक पॉलिसी हर किसी के अनुसार वो ना तो खुद को चोट पहुंचाता है ना किसी को मार सकता है। लेकिन बात अगर युद्ध की होती तो उसके पास एक राजा की तरह अपनी सेना के लिए जान दांव पर लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। युद्ध के कुछ मिनटों बाद ही गायस ने जूलियस को अपने पास बुलाया और उसे मैदान छोड़कर जाने का आदेश दिया, क्योंकि उसका सालों का तजुर्बा कहता है कि ये लड़ाई वो जरूर हारेंगे और गायस नहीं चाहता कि उसका वंश खत्म हो जाए। लेकिन जूलियस नहीं चाहता है कि यहाँ तक अपने पिता के साथ देने के बाद वो यहाँ से कहीं डरपोक की तरफ भाग जाए। गायस को लगता है कि कजुआ से पकड़ने के बाद उससे जुड़े एक एक इंसान को मौत के घाट उतार देगा। जूलियस ने कहा कि इससे अच्छा तो हम दोनों यहीं से भाग चलते हैं, लेकिन राज्य की इज्जत इससे खत्म हो जाएगी। तो जब जूलियस ने रोरिया का नाम लिया तो गायस ने साफ कह दिया कि उस लड़की के पास राज्य चलाने का कोई ज्ञान नहीं है। अगर हमें आगे के बारे में सोचना है तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर उसे वहां से जाना पड़ा। कजुया को खबर मिली कि गायस 500 सैनिक लेकर कजुया के कैंप की ओर बढ़ रहा है। कजुया ने कार्ला से कहा कि मैं तुम्हारा कॉलर लिशिया के नाम पर फिक्स कर रहा हूँ, अगर उसे कुछ हुआ तो लिशिया तक की इस बात खबर पहुंचा दी जाए। कार्ला ने कजुया को बेवकूफ कहा, आखिर वो इतनी जाबाज दोस्तों के होते हुए खुद की जान दांव पर कैसे लगा सकता है। इससे अच्छा होगा कि वो कार्ला के ऑर्डर दे कि वो गायस को यहाँ से खदेड़ दे। उसने कजुया के लिए नहीं बल्कि अपनी दोस्त लिशिया के लिए कहा, क्योंकि लिशिया का आखिर सहारा काजुया ही है। उसके बार बार कहने पर कजुया ने उसे जैसे वो ऑर्डर दिया वो गायस की ओर निकल पड़ी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही लुडविन गायस तक पहुंचा और अपनी हवाला उसके शरीर के आर पार कर दिया। लेकिन ये क्या, जिसे उसने मारा वो नकली गायस था, वो असली गायस तो कार्ला के साथ मुकाबला कर रहा है। वो किसी भी कीमत पर कजुआ का सर धड़ से अलग करना चाहता है। उसका सपना है कि वो अपनी जनरेशन को 3 दिन आगे ले जाए। कार्ला को मुसीबत में देख कजुआ का डमी उसकी और भागा और गायस से मुकाबला करने लगा। गायस के कानों में अचानक कजुआ की आवाज पड़ी, जो ठीक उसके सामने खड़ा है। कजुआ ने कहा कि तुम्हारी वजह से एल्फ्रेडिन आज खतरे में है। गायस का मानना था कि एल्फ्रेडिन भी अमोनिडा का ही हिस्सा है। गायस को कजुआ की ओर बढ़ते देख उसके डमी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और तभी कजुआ के आदेश पर कार्ला ने उसे डमी को जैसी ही चिंगारी दी वो गायस के साथ एक बॉम्ब की तरफ फट गया। कार्ला कजुआ को मैदान में देखकर काफी नाराज है, लेकिन तभी उनकी नजर गायस पर पड़ी जिसमें अभी भी थोड़ी जान बाकी है। वो बस कजुआ को खत्म कर देना चाहता है, लेकिन कुछ बंदों ने उसे वहीं धराशायी कर दिया और कजुआ की जीत हुई। रोरा को खबर मिली कि उसके पिता चल बसे हैं, वो कुछ टाइम अकेले बिताना चाहती है। अगले दिन अमोनिडिया में जब उन्होंने महल की चकचौंध को देखा तो कजुआ ने कहा कि अगर ये पैसा जरूरत की जगहों पर खर्च किया जाए तो आज अमोनिडिया की हालत नहीं होती। लेकिन एक बात लिशा को समझ नहीं आई कि सभी रिफ्यूजीज को कल बॉर्डर से सुरक्षित किसने रखा। कजुआ ने बताया कि कल रात जो सैनिक जंगलों में रिफ्यूजीज को ढूंढ रहे थे, उन्हें बचाने के लिए कजुआ ने अपने डमी के साथ कुछ लाइटनिंग मॉन्स्टर को भेजा था ताकि उनकी मदद से रिफ्यूजीज लोगों की मदद कर सके। लुडविन ने खबर दी कि जूलियस को वेस्ट की तरफ जाते हुए देखा गया और कल से राजकुमारी रोरोरा भी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ गायब है। फिर कजुआ ने पोंचो से अमोनिडिया के फूड रिसोर्सेज के बारे में जानने को ऑर्डर दिया। पोंचो ने बताया कि खाने की तो यहाँ काफी कमी है, लेकिन इनके पास हथियार भरपूर मात्रा में है। कजुआ ने उसे ऑर्डर दिया कि कुछ राशन और रेसिपी पोंचो एल्फ्रेडिन से यहाँ लेकर आए। पोंचो उसकी बात सुनकर थोड़ा डर गया, क्योंकि बाहर का माहौल बिल्कुल गर्म था, लेकिन उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी कजुआ की पहले जिम्मेदारी है। क्लेव ने कहा कि हमारे पास जितनी फोर्स है उसकी मदद से हम अमोनिडिया पर धीरे धीरे अपना दबदबा बना सकते हैं, लेकिन कजुआ का ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो सिर्फ वैन तक ही सीमित रहना चाहता है, क्योंकि अगर उन्होंने हर जगह कब्जा कर भी लिया तो युवराज आकर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। कजुआ को लगता है कि वो वापस जरूर आएगा, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता उनकी युद्ध के बाद होने वाली फॉर्मेलिटीज को उसको पूरा करना पड़ेगा। कजुआ चाहता है कि वो अमोनिडिया के लिए एक म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करे, जिसके लिए उसने जूना डोमा को वहां बुलाया। जूना को नेवी यूनिफॉर्म में देखकर कजुआ उसकी तारीफ करता है, जिसे देखकर लिशिया की जलन तो बनती ही है। कजुआ ने उसे अपने अगले स्टेप प्रोजेक्ट लोरिया के लिए यहाँ बुलाया है। कुछ देर बाद शहर में एक रिपोर्टर क्रिस अनाउंस करती है कि आज एल्फ्रेडिन की ओर से 1 साल समारोह होने वाला है। कजुआ ने होस्ट के लिए आज आयशा को चुना है। उसे आज मॉडर्न कपड़ों में थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। उसे कजुआ साथ रखता है ताकि उसकी सेफ्टी हो, और कजुआ की सेफ्टी के लिए तो आयशा हमेशा तैयार है। कजुआ स्टेज पर जाकर अनाउंस करता है कि हमने गैलियस को हराकर इस राज्य को अपने नाम किया है
और जब तक यहाँ हमारा शासन है आप लोगों को किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले अपना गाना प्रस्तुत करने आ रही है जो दिखने में तो बच्ची है, लेकिन उसका दिल एक और गायकी और एक मांझे हुए कलाकार जैसा है। परमिले का फेवरेट काम मिठाई खाना है। हालांकि वो अपने वजन को लेकर काफी सेंसिटिव है। अगले ही पल परमिले अपना प्यारा सा गाना प्रस्तुत करती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों का मन उत्साहित होने लगता है। फिर कजुआ स्वागत करता है जूना डोमा का, जो अपनी मधुर आवाज से सबका मन मोह लेती है। लेकिन जो नेक्स्ट सिंगर आने वाली है उसे कजुआ को खतरा हो सकता है, इसलिए वो चाहता है कि आयशा उसकी हर हरकत पर नजर रखे। आखिर में स्वागत किया जाता है प्रिंसिपैलिटी ऑफ अमोनिडा की लेफ्टिनेंट जनरल मार्गरीटा वंडर। मार्गरीटा कजुआ के कहने पर अमोनिडा को राष्ट्रगीत गाती है और गाकर प्रोग्राम का अंत करती है। महाराज, अब आप हमारे सर दर्द से अलग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने अमोनिडा का गीत गाया है। लेकिन कजुआ उससे कहता है कि मेरे राज्य में हर किसी को अपने पसंद का गाना गाने की छूट है। अगर यहाँ पर लोगों को किसी भी तरह का दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ सीरीज का पहले सीजन का अंत होता है।